Recording in progress. Okay, Assalamu alaikum. Just testing. Okay, it's okay. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. We did not have the last class for some reason. We'll try to make that up later on, inshallah. So today we have to start the topic which is going to help us in our hands-on activities throughout the course, inshallah ta'ala, and that is primarily containerization. Okay, so before we can understand containerization, we have to understand what is virtualization. ठीक है, उसको हम देखते हैं कि क्या तरतीब है उसकी. ठीक है, लास्ट क्लास का थोड़ा सा जो रिकैप है वो इस तरह है कि we laid a very strong foundation of big data analytics, उसकी history और उसकी evolution, किस तरह से सारा सिनेरियो चेंज हुआ, लैंडस्केप्स, मैंने आपको हडूप का सब चीज़ों का समझाया. गालिबन मैंने वीडियो अभी तक अपलोड नहीं की है, वो इंशाल्लाह ताला मैं दोनों आज ही कर दूंगा. ठीक है, आई वाज अ बिट लेजी विद रिस्पेक्ट टू दैट. यूट्यूब के ऊपर आ जाएगी वो, so then you can benefit from that. ठीक है, so अभी जो सिनेरियो है, I explained to you the last time के Hadoop जो है that became an open source project in 2005, और Hadoop में जो बेसिक चीज है वो डिस्ट्रीब्यूशन है. इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. क्लास से पहले ना थोड़ा सा पिछला लेक्चर जरूर देख कर आ जाया करें ताकि आप जल्दी समझ सकें कि क्या हो रहा है. सो Hadoop के अंदर जो बेसिक सिनेरियो है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन वन सिंगल कंप्यूटर, I want to do things on multiple computers together. ठीक है, so for that I need to have a distributed operating system in place. क्योंकि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर का काम करना हो तो उसके लिए आपको बैकएंड पे OS चाहिए. ठीक है, तो आजकल हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स मशहूर हैं वो कौन से हैं? वी हैव विंडोज, वी हैव लिनक्स, और लिनक्स के मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं. जैसे Ubuntu is the most famous one and the most lightweight one as well. उसके अलावा सेंटोस है और मिंट है और काली लिनक्स है, और देयर माइट बी अदर फ्लेवर्स एज वेल. ठीक है, इसी तरह फिर एक एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. एप्पल जो कंपनी है, मैकबुक्स जो है आप लोगों के पास, तो उसमें OS जो चलता है वो एप्पल का है. तो अब अगर मैंने चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आई नीड टू हैव अ सेपरेट सिनेरियो फॉर दैट. अब विंडोज जो है वो एक सिंगल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, मैं अगर मैं नेटवर्क कर भी लूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर कुछ नेटवर्क की सर्विसेज चलानी पड़ती हैं जिनके थ्रू आई विल बी एबल टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिफरेंट मशीन्स. समझ में आ रही बात की मैं क्या कह रहा हूँ? यू हैव गॉट टू बी अटेंटिव. ठीक है, विंडोज की जब दो मशीन, जैसे लैब के अंदर दो मशीन नेटवर्क पे कम्युनिकेट करती हैं आपस में, किसी भी लेबोरेटरी के अंदर जितने भी मशीन्स हैं वो आपस में नेटवर्क होती हैं. ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू वायर्स और कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू वायरलेस नेटवर्क्स. ठीक है, तो जैसे अब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैंने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है आपका शेयर पॉइंट के ऊपर. तो इसका जो डॉक्यूमेंट है वो एक्चुअली किसी दूसरे मुल्क में शायद पड़ा हुआ है, मे बी इन सिंगापुर, मे बी इन ओहायो, और ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे नेटवर्क्स का आपस में कनेक्शन हो रहा है. इट्स नॉट जस्ट वन नेटवर्क. मैं अपने ISP से कनेक्ट करता हूँ, ISP मेन बैकबोन से कनेक्ट करती है, वो दूसरे मुल्क की बैकबोन से कनेक्ट करती है, फिर वो अपने लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, फिर मुझे सर्वर का एक्सेस मिलता है, फिर वहां से मुझे ये पेज नजर आना शुरू हो जाता है. तो ये नेटवर्किंग की जो कहानी है ये एक पूरा डिफरेंट एक सिनेरियो है. मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपने बिग डेटा को इस्तेमाल करना है और बिग डेटा एनालिटिक्स आपने करना है, तो हमने पिछले लेक्चर में ये बात अच्छी तरह समझ ली थी कि सिंगल PC के ऊपर वो काम नहीं हो सकता. राइट, तो अब हमें मल्टीपल PCs जो है उसकी हमें जरूरत है. तो मल्टीपल PCs को चलाने के लिए कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए.
जो कि उनको आपस में कम्युनिकेट करवाए। वो ऑब्वियसली नेटवर्किंग का ही सारा काम होगा, लेकिन हडूप की लैंग्वेज में हम उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें या फाइल सिस्टम कह लें, जैसा आपकी मर्जी है। सिर्फ आइडिया ये है कि वी नीड टू हैव अ सेपरेट सॉफ्टवेयर, अ सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, अ सेपरेट फाइल सिस्टम, अ सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन, जो कि उन मशीन्स को आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात की? तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक मशीन ये है, एक मशीन किसी और की है, मैं दोनों को तार से लैन से कनेक्ट करूं और लैन से कनेक्ट करने के बाद मैं कहूं चलो जी हडूप चलना शुरू हो जाए। तो हडूप एक अपना सॉफ्टवेयर है, तो मुझे हडूप इस पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, मुझे हडूप दूसरे पीसी पर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और मुझे उनको आपस में फिर क्या कम्युनिकेट करवाना पड़ेगा बाय कॉन्फ़िगरिंग सम फाइल्स। तो हडूप की कम्युनिकेशन और हडूप की इम्प्लीमेंटेशन, हडूप की इंस्टॉलेशन एक कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है, अगर वो दो पीसीज के ऊपर इस तरह से किक कर रहे हैं आप। ठीक है, तो पुराने जमाने में 2005 2006 में जब ये हडूप आया है, एग्जैक्टली यही करना पड़ता था। और उस जमाने में जो हडूप की इम्प्लीमेंटेशंस थी, दोज वर ऑन वेरी बिग मशीन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्वर याहू याहू का जो सर्च इंजन था, सबसे पहली जो इम्प्लीमेंटेशन हडूप की थी लार्ज स्केल, वो याहू के सर्वर्स पे थी। तो जब आप एक सर्च इंजन बनाते हैं तो सर्च इंजन की बहुत सारा डेटा जनरेट होता है रोजाना, टेराबाइट्स ऑफ डेटा रोजाना जनरेट हो रहा होता है। तो उसको स्टोर करके उसको क्वेरी करना, ये एक बहुत बड़ा काम था। तो गूगल वालों ने तो अपना काम कर लिया था, लेकिन ये जो हडूप वाले थे, इन्होंने सबसे पहली इम्प्लीमेंटेशन, याहू ने इनको हायर किया और याहू ने इनको रिक्रूट किया और इन्होंने पूरा का पूरा याहू का सर्च इंजन का डेटा वो सारा का सारा हडूप पे डाला, बिकॉज दैट वाज इन रियलिटी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ बिग डेटा। हम लोग जो बिग डेटा कंपनीज में इस्तेमाल करेंगे वो हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स तक एनालिसिस की रिक्वायरमेंट आ सकती है। टेराबाइट लेवल का डेटा एनालिसिस हमारी कंपनीज में पाकिस्तान में मेरा ख्याल में कि नहीं आएगा, कि मेरे पास एक ऐसी क्वेरी हो जो 1 टेराबाइट ऑफ डेटा को क्वेरी करे। मेरा ख्याल में कि ये अभी हम पाकिस्तान लेवल पे बात कर रहा हूँ कि उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। हाँ, अगर आप किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज दे रहे हैं तो उनकी ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर कोई यूके बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी है तो वो तो जाहिर सी बात है बहुत संजीदगी से काम करेंगे, तो उनका तो रोजाना हो सकता है कि आराम से 300-400 गीगाबाइट ऑफ डेटा रोजाना जनरेट हो रहा हो, और उनको वीकली एनालिसिस में भी टेराबाइट ऑफ डेटा आ जाएगा। तो डेटा वेयर हाउसिंग का ये मामला होता है ना कि डेटा वेयर हाउसिंग बेसिकली टाइम बेस्ड एनालिसिस कराती है आपसे। एसक्यूएल जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो रन टाइम पे क्वेरीज करते हैं, बस एडहॉक क्वेरीज जिसको हम कहते हैं ना, वो बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, रोजाना वही क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी है। लेकिन बीआई और डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर फिर आपका टाइम बढ़ जाता है, 2 साल की क्वेरी है, 3 साल पे क्वेरी है, 5 साल के डेटा की क्वेरी है, तो उसमें फिर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स डेटा आराम से आपको कंसिडर करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो जब आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा तो एसक्यूएल इज गोइंग टू फेल ऑब्वियसली। 500 गीगाबाइट ऑफ डेटा के ऊपर एसक्यूएल की क्वेरी नहीं चल सकती। अब आपको बिग डेटा की तरफ 100% आना पड़ेगा। तो बिग डेटा पे आने के लिए सबसे पहली चीज जो जेन में आती है वो हडूप है, और दूसरी चीज जो सबसे पहली चीज जेन में आती है मोंगोडीबी है। ठीक है, अगर मैं अपना सारा डेटा मोंगोडीबी पे मैप कर लूं और मोंगोडीबी की क्वेरी से मेरी क्वेरी हल हो जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती तो मुझे फिर दूसरी मेरे पास ऑप्शन जो है ना वो हडूप होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि हडूप का अपना पूरा इकोसिस्टम है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम अच्छी तरह समझाया था कि हडूप इज नॉट जस्ट वन थिंग। हडूप के ऊपर जब आपने डेटा डाल दिया तो डेटा उसके फाइल सिस्टम पे ही स्टोर होता है। क्या नाम है हडूप के फाइल सिस्टम का? HDFS। ठीक है, तो अब उस डेटा को मैं उसके ऊपर मैं कॉम्प्लिकेटेड एग्रीगेट क्वेरीज भी चला सकता हूँ जो कि वेयर हाउसिंग में चलती हैं, जैसे सिलेक्ट टोटल सेल्स फॉर दिस कस्टमर टाइप फॉर दिस प्रोडक्ट ओवर दिस मंथ ओवर दिस लोकेशन। दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी। तो ये क्वेरी मैं मोंगोडीबी पे अगर चला लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और 1-2 सेकंड में या 5-6 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है, तो ठीक है, मुझे हडूप पे जाने की जरूरत नहीं है। असूल ये होता है एनालिटिक्स के अंदर कि सबसे पहले वो काम करें जो सबसे सिंपल है। ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सिंपल काम मोंगोडीबी है। इसीलिए बहुत सारे लोग
इंटरनेशनल लेवल पर भी they have shifted to MongoDB because that is a simpler big data solution as compared to Hadoop. लेकिन अगर आप एक बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो फिर आपको Hadoop पे ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो उसका इकोसिस्टम है। तो जब मैंने डेटा Hadoop पे डाल दिया तो उसके बाद मैं उसको डायमेंशनल क्वेरीज भी रन कर सकता हूँ, मैं उसको डेटाबेस भी बना सकता हूँ, मैं Hadoop के साथ स्पार्क को चला के स्ट्रीमिंग डेटा भी एनालिसिस कर सकता हूँ। अब MongoDB स्ट्रीमिंग डेटा के लिए इज नॉट रेलिवेंट। IoT की स्ट्रीम्स आ रही हैं आपकी, डॉक्टर की, पेशेंट की स्ट्रीम्स आ रही हैं, सेंसर का डेटा आ रहा है, घर के स्मार्ट होम्स का डेटा आ रहा है। अब उसको स्टोर करने के लिए MongoDB इज नॉट एग्जैक्टली दी राइट चॉइस, क्योंकि स्ट्रीमिंग डेटा के साथ बैच लेवल एनालिसिस भी करना पड़ता है। सिर्फ ये थोड़ी होता है कि स्ट्रीमिंग डेटा देखते रहे। स्ट्रीमिंग डेटा एनालिसिस करने का जो है वो उसमें लिमिटेशन क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास स्ट्रीमिंग डेटा है और मैं उसका एनालिसिस करना चाह रहा हूं, तो एनालिसिस करने का क्या तरीका होगा? लाइव डेटा को चेक करने में क्या लिमिटेशन है? हमारे पास स्ट्रीमिंग डेटाबेसेस मौजूद है, रीड राइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोर कर लेते हैं। अगर मैं लाइव डेटा को एनालाइज करना चाह रहा हूं, उसमें लिमिटेशन क्या है? डेटा की वेलोसिटी बहुत हाई है, मैं 24 घंटे बैठ के कैसे देख सकता हूँ किसी स्ट्रीम को? आई कांट वॉच द स्ट्रीम 24/7। बेशक आपके डैशबोर्ड के ऊपर जबरदस्त किस्म के ग्राफ्स आ रहे हैं, लाइव चेंज हो रहे हैं, हर 5 मिनट के बाद अपडेट हो रहे हैं, लेकिन मैं कितनी देर तक देखूंगा उसको? समझ में आ रही है? तो स्ट्रीमिंग, तो उसका हल क्या होगा? मसलन मैं पेशेंट की वाइटल्स को चेक कर रहा हूँ ऑनलाइन, अलर्ट्स बनाने पड़ेंगे। अगर थ्रेशोल्ड्स क्रॉस हो जाए तो मुझे कोई पिंग आ जाए, कोई ईमेल आ जाए, कॉल आ जाए, तो ये काम करना पड़ेगा। लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग आई वांट टू डू। हॉस्पिटल के अंदर अगर मैं स्ट्रीमिंग लेवल पे जा रहा हूँ, तो डॉक्टर्स को सिर्फ स्ट्रीमिंग की जरूरत पेशेंट के उसके ऊपर है। इवन ऑपरेशन जब कर रहे हैं वो स्ट्रीमिंग डेटा थोड़ी है, ऑपरेशन का डेटा लाइव डेटा है, लेकिन स्ट्रीमिंग थोड़ी है। ऑपरेशन हुआ, वो साथ में कुछ चीजें रिकॉर्ड करते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन, वो सारे कागज पे लिखी जाती हैं, बाद में उनको कंप्यूटर में डाल देते हैं, तो ये तो बैच है। तो ज्यादातर आपका एनालिसिस बैच लेवल का होता है, कुछ एनालिसिस आपका स्ट्रीमिंग होता है, कोई भी कंपनी हो, लेकिन दोनों मौजूद होते हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसको सिर्फ स्ट्रीमिंग डेटा चाहिए हो एनालिसिस के लिए, ठीक है, दोनों चीजें आपको चाहिए। तो MongoDB के अंदर दोनों चीजों को मर्ज करना मुश्किल काम है। या अगर MongoDB एक स्ट्रीमिंग डेटाबेस भी है, बन सकता है, आप बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं इसको? MongoDB डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जी, हो जाता है, तो मैं MongoDB का भी क्लस्टर बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 है, दिस इज MongoDB इंस्टेंस 1, MongoDB इंस्टेंस 2, आपस में ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ज्यादातर तो ये होता है कि लैन के थ्रू इंटरनली ऑफिस के अंदर इंटरनल नेटवर्क पे होता है, लेकिन मैं बताने चाह रहा हूँ कि इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी आपको एक फाइल सिस्टम चाहिए, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में लेकर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की जो पूरी साइंस है वो इसी चीज के ऊपर है कि आपस में डेटा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, सही है। तो इसके लिए भी हम 1-2 लेक्चर्स, 1-2 घंटे बल्कि देख लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, लेकिन अभी हमें डायरेक्टली HDFS पे हम चले जाएं तो बेहतर है। थोड़ा सा इसका पढ़ लेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, लेकिन बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के जो बेसिक एसेंशियल्स हैं वो सारे हडूप के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। अगर MongoDB के इंस्टेंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वहां भी इस्तेमाल हुए हैं। समझ में आ रही बात? तो ये बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देयर हैज टू बी अ सेपरेट फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि इन पीसीज को आपस में कम्युनिकेट करवाएगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। इस बात को ज़हन में बिठा लें, ठीक है। दूसरी चीज जो है ना वो ये है कि
उसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं? अगर मैं मोंगो स्ट्रीमिंग नहीं है, मैं हडूप भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं? सो देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड की वैल्यू डेटाबेसेस, ये मैंने आपको बताए थे लास्ट टाइम। इनमें सबसे अच्छा कौन सा है? रेडिस। फिलहाल रेडिस है, उसके अलावा भी एक और भी मशहूर कंपनी एरोस्पाइक, और उसके अलावा भी अब 3-4 होंगी जो कि मशहूर है। ठीक है, तो आई कैन यूज देम, आई कैन स्टोर माय डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स, जो कि स्ट्रीमिंग डेटा के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, बिकॉज की वैल्यू आई डोंट हैव टू पुट एनी स्कीमा, राइट? की, व्हाट कैन बी द की? टाइम स्टैम्प, या फिर की जनरेट कर लें। अगर आपने टाइम स्टैम्प मिली सेकंड तक रखा हुआ है, तो मिली सेकंड लेवल पे डेटा तो नहीं आ रहा होगा ना, तो मैं टाइम स्टैम्प को भी की रख सकता हूँ। एक टाइम स्टैम्प पे एक ही वैल्यू आएगी ना मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल सेंसर्स हैं तो मुझे फिर उसकी की चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन दैट विल बी अ डिफरेंट डेटाबेस, ठीक है। तो सेंसर 1 के लिए आई कैन हैव अ की वैल्यू डेटाबेस, और सेंसर 2 के डेटा के लिए आई कैन हैव अ डिफरेंट की वैल्यू डेटाबेस। की हैज टू बी यूनिक, सो इट कैन बी द टाइम स्टैम्प, अगर आप सेकंड लेवल तक या मिली सेकंड लेवल तक डेटा रिकॉर्ड करें, क्योंकि आमतौर पे सेंसर्स तो आई थिंक मिनट बाय मिनट रीडिंग्स ले रहे होते हैं सबसे कम लेवल के ऊपर, मिनट बाय मिनट, उसमें भी बड़े एरर्स आते हैं, मिसिंग वैल्यूज बहुत सारी आ रही होती हैं, सेंसर्स में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ जाती हैं। सेंसर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना, लो क्वालिटी सस्ते सेंसर्स लेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, और हाई क्वालिटी सेंसर्स लेंगे तो उनके एरर्स कम होते हैं। तो आप 2-3 मिनट के ऊपर एक रीडिंग ले लें, अगर आप एनवायरनमेंट पे सेंसर लगा हुआ है 5 मिनट के ऊपर एक रीडिंग ले लें, तो सेकंड मिनट लेवल के ऊपर भी आपको की मिल जाएगी, राइट? उसके अलावा जो मशहूर नाम है मोंगो डीबी के अलावा, वो एक काउच डीबी है। ये सारे पूरे पूरे इकोसिस्टम्स बन चुके हैं, मतलब ये पूरा पूरा सोल्यूशन बन गया है। जैसे हडूप के साथ हाइव आ रहा है, एचबेस आ रहा है, स्पार्क आ रहा है, हाई वो आ रहा है, अंबारी आ रहा है, जू कीपर तो खैर साथ में चलाना ही होता है, ठीक है। इसी तरह मोंगो डीबी का भी पूरा इकोसिस्टम इस वक्त बन चुका है, क्लाउड पे भी आ गया है मोंगो डीबी एटलस के नाम से, मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताया था। क्लाउड पर भी वो आ चुका है, पूरी सर्विस इनकी क्लाउड पे अवेलेबल है मोंगोडीबी एटलस की, सही है। और अब वो फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि इन सब कंपनीज का जो जहन है वो ये है कि जब आप एक दफा हमारे क्लाइंट बन गए हो तो हम आपको सब कुछ दे देंगे, आपको कोई दूसरा डेटाबेस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हडूप का ये माइंडसेट नहीं है, क्योंकि हडूप एक किसी कंपनी को बिलोंग नहीं करता, हडूप एक ओपन सोर्स अपाची प्रोजेक्ट है, समझ में आ गई बात की। मोंगोडीबी किसी कंपनी की प्रॉपर्टी, मोंगोडीबी इज नॉट एन अपाची प्रोजेक्ट। तो हडूप हो गए, स्पार्क हो गए, तो ये इनकी एप्लीकेशन इसलिए ज्यादा है, कंप्लीटली ओपन सोर्स है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और क्लाउड के ऊपर ये अमेजोन वगैरह ने सबने हडूप के क्लस्टर्स इंप्लीमेंट किए हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहां से ले लें, ठीक है। समझ में आ रही बात की पर्सपेक्टिव की। तो ये कुछ मशहूर जमाना बिग डेटा के सोल्यूशंस हैं आजकल, जो कि कसीर तादाद में इस्तेमाल हो रहे हैं, सही है। तो अभी जो हम जो आज पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें जो सिनेरियो है वो ये है कि इन द ट्रेडिशनल डेज जब मैंने हडूप को चलाना होता था, तो मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया कि क्या करना पड़ता था। इवन मे बी अप टू लाइक 10 ईयर्स अगो या 8 ईयर्स अगो यही करना पड़ता था कि 2-3 कंप्यूटर्स होते थे, जितने भी आपको नोड्स चलाने हैं आप उतने कंप्यूटर्स ले लें। अगर आप कंपनी के अंदर हैं तो यू विल नीड टू बाय लाइक मे बी 4 और 5, 4 जो है वो ठीक है, 4 अच्छी मशीनें ले लें, उनको नेटवर्क पे लेकर आएं, उन चारों पे हडूप इंस्टॉल करें, तो उनको आपस में फिर हडूप की कॉन्फ़िगरेशन करके उनको आपस में बातचीत करवा दें, और वो आपका मल्टी नोड क्लस्टर चल पड़ा, और आप उसको एनालिसिस करवाएं। अब इस किस्म के काम को करने के लिए आपको सिस्टम्स के लोग चाहिए, यू नीड टू हैव पीपल हु आर वर्किंग एट द सिस्टम्स लेवल, जिनको लिनक्स की कमांड लाइन पे अच्छी एक्सपर्टीज है, और जो सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग जानते हैं कि सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है, पाइपलाइंस किस तरह बनानी है, कोडिंग उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हडूप का प्रॉब्लम ये है कि हडूप हैज टू वर्क एट द ओएस लेवल, एचडीएफएस इज लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है, आपको परेशानी नहीं होती। हडूप इंस्टॉल करने में परेशानी क्यों होती है?
नहीं, कमांड लाइन बेस्ड तो है, बिकॉज ऑपरेटिंग ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स में उस तरह की गाइडेंस नहीं होती जैसे कि कंपनी आपको गाइड कर, कंपनी तो आपको पूरा पैकेज बना के दे देती है ना। MSI इंस्टॉल किया, MSI इंस्टॉलर, और उसको डबल क्लिक किया, उसने सब कुछ इंस्टॉल कर दिया। तो हडूप में इस तरह की फैसिलिटी इसलिए नहीं क्योंकि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, सही है। तो ये काम फिर किसी को हायर करके ये आपको काम करवाना पड़ता है। फिर हडूप के क्लस्टर की मैनेजमेंट वो भी एक काम है। You need to have at least one person who can install this, who can set the system up, and who can maintain the cluster, who can maintain the documentation, that कल कल को कोई और बंदा करना चाहे तो वो भी उसको मैनेज कर सकता है। तो हडूप की क्लस्टर मैनेजमेंट इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि देयर इज नॉट मच टू मैनेज। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हडूप खुद ब खुद कैटर करता है। नेटवर्किंग में अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? जब मैंने 3-4 मशीनों को आपस में कनेक्ट किया हुआ नेटवर्क के ऊपर, चाहे वो लैन है, वैन है, कुछ भी है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मैंने स्विच है वो ट्रांसफर नहीं कर रहा। The node can go down. That happens in every network all the time. Not all the time, sorry about that. Some of the times. कि चलते चलते नोड नेटवर्क से निकल जाता है फॉर एनी रीजन, ठीक है। तो हडूप का क्या स्ट्रेटेजी है? हडूप का कौन सा फीचर है जो इस प्रॉब्लम को कैटर करता है? नहीं, ये मैंने आपको बताया था। ये दो पीसीज है, 3 है, चलो इन पे हडूप चल रहा है, हडूप चल रहा है, तो H3 के ऊपर भी डेटा है। अगर मेरे पास यहाँ पे 500 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा है, राइट, और मैंने उस पर क्वेरी चलानी है, मैं उसको क्लस्टर को दूंगा, वो डेटा को तो तोड़ देगा ना। दैट्स द एसेंस अबाउट इट, राइट। तो लेट्स से कि 100 GB यहाँ पे आ गया, 100 यहाँ पे आ गया और 300 यहाँ पे आ गया। अब ये 300 GB वाला नोड डाउन हो जाता है, अब क्या होगा? उसके अंदर हडूप मेंटेन्स रेप्लिकास। अगर मैंने इन तीनों को डिवाइड किया तो हर एक का रेप्लिका किसी दूसरे पीसी पे पड़ा होता है। तो ये 300 GB का रेप्लिका किसी H1 H2 के ऊपर पड़ा होगा, रेप्लिकास मेंटेन होंगे, ठीक है। अगर नोड 3 डाउन हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैसेज आएगा कि आपका नोड डाउन हो गया, मैं कहूंगा एक और नोड ऐड कर दो। अगर मैं क्लाउड पे हूं तो आई जस्ट हैव टू ऐड वन मशीन। अब तो क्लाउड पे ये प्रॉब्लम आएगा नहीं, वो खुद ही ऑटोमेटिक करेगा काम। लेकिन अगर आपका अपना सिस्टम है तो आपको एक नोड एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा बीच में, या उस नोड को करेक्ट करना पड़ेगा। तो जब तक वो नोड अप नहीं होगा तो हडूप चलता रहेगा, वो आपस में सब चीजों को तकसीम कर लेगा, जॉब मैनेजमेंट ऐसी कर लेगा कि वो चलता रहेगा, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गई बात की? इसको हम कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। क्यों फॉल्ट टॉलरेंस क्यों कहते हैं? Hadoop does not stop. Hadoop is not going to hang, and it's a fault, लेकिन it's a tolerant because there are replicas. सही है। हाँ, स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि आपने 3 का वजन अब 2 पे डाल दिया, तो स्पीड तो कम हो जाएगी। और हडूप कौन सा सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करता है? मैप रिड्यूस, ठीक है। हडूप अंडरस्टैंड्स ओनली मैप रिड्यूस। और ऊपर से कोई भी काम करें आपको उसको मैप रिड्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये चीज फिर हम बाद में देखेंगे, सही है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि सिनेरियो ये है कि दिस इज प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड अगर आप इसकी इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। अब ये हुआ कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आई 2014-15 में जिसको कहते हैं कंटेनराइजेशन, सही है। कंटेनराइजेशन की वजह से इट बिकेम पॉसिबल टू डू दीज थिंग्स क्वाइट इजीली इवन ऑन अ सिंगल पीसी, ठीक है। तो उसके अंदर कंटेनराइजेशन का जो सबसे बड़ा नाम है इस वक्त पूरी दुनिया में वो डॉकर है। डॉकर इज अ कंपनीज नेम, और इन्होंने कंटेनराइजेशन के आइडिया को लेकर उसको पहली दफा उसको इम्प्लीमेंट किया, एक सॉफ्टवेयर रिलीज किया। कंटेनर्स का आइडिया लिनक्स के अंदर बहुत पुराने जमाने से मौजूद है, लेकिन उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। Containers are basically isolated pieces of software
वेरी लाइट वेट, ठीक है, और एक ही पीसी के ऊपर मैं मल्टीपल कंटेनर्स चला सकता हूँ विदाउट एनी हैसल, सही है। लेकिन उसको अच्छी तरह समझने के लिए हमें वर्चुअलाइजेशन पहले समझना पड़ेगी, जो कि उसकी बेस है, सही है, समझ में आगे बात की। तो हम लोग जो पूरे कोर्स में हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करेंगे वो कंटेनर पे ही इंशाल्लाह ताला करेंगे। हम लोग ये काम नहीं करेंगे कि हर आदमी को मैं कहूँ कि 2-3 लैपटॉप्स का नेटवर्क करें, नेटवर्क करने के बाद उसको हडूप इंस्टॉल करें, उस पर हडूप का क्लस्टर बनाएं, उसके ऊपर फिर HBase और हाइव चला के एक्सपेरिमेंट्स करें। ये आपके बस की बात नहीं है, ना ही मेरे बस की बात है कि हर आदमी मल्टी नोड करे। अच्छा, क्लाउड पे भी हम एक्सेसेस ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सपेंस बहुत ज्यादा आ जाएगी और आप लोगों को सही फ्लेवर मौजूद मिलेगा नहीं। बेहतर यही है कि जो लेटेस्ट चीज है उसी पे काम करें। तो लेटेस्ट चीज यही है कि डॉकर के थ्रू अब मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं बिग डेटा के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोटोटाइप जो है वो मैं एक ही पीसी पे टेस्ट कर सकता हूँ। ये नहीं कह रहा मैं एक्चुअल एक ही पीसी पे सब काम चल रहा होगा, ठीक है। अगर एक आपके पास बहुत अच्छी सर्वर मशीन है, जैसे 50 लाख रुपए की सर्वर मशीन है आपके पास, जो कि बहुत हाई एंड और हाई स्टैंडर्ड सर्वर मशीन है, आप एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो हाँ, उस एक मशीन के ऊपर पूरा का पूरा हडूप का इंफ्रास्ट्रक्चर चल सकता है। बिग डेटा एनालिटिक्स करने के लिए मुझे पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें पैरेलल में चलेंगी। एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जिसमें एक जगह पे हाइप चल रहा होगा, एक जगह पे मोंगोडीबी चल रहा होगा, कहीं पे डेटा लेक होगी, वो सारी चीजें आपस में एक दूसरे से बात कर रही होंगी। तो समझ में आ रही मेरी बात? तो वो चीज इंप्लीमेंट करने के लिए इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू दैट मे बी इवन 10 years ago. Now it is possible, primarily due to the availability of Docker. वरना ये कहीं पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज पैरेलल में चलेंगी और सारी की सारी बिग डेटा एनालिटिक्स ही कर रही होंगी। तो हर चीज अपने अपने कंटेनर में रन कर रही होगी, दैट्स द मेन पॉइंट, ठीक है। उसकी वजह से अब मेरे लिए पॉसिबिलिटी है कि मैं ऐसे आर्किटेक्चर्स क्रिएट कर सकता हूँ और स्मार्ट सिटीज बना सकता हूँ, स्मार्ट होम्स बना सकता हूँ, जिसके अंदर मैं इन आर्किटेक्चर्स को इस्तेमाल करूंगा। समझ में आ गई बात की? अभी जो कंपनीज के अंदर ये काम नहीं हो रहा, सही है। पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज हैं वो बिग डेटा एनालिटिक्स की तरफ बहुत कम है। हाँ, मोंगोडीबी की तरफ कंपनीज हैं, लेकिन देयर इज नो कंपनी जो मेरे इल्म में हो जिसने कोई बिग डेटा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डॉकर में इंप्लीमेंट किया हो, सही है। तो इस वजह से यहाँ पे खैर इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो कंपनीज बाहर के मुल्कों को सर्विसेज दे रही हैं उनके लिए तो आई एम श्योर कि दे आर डूइंग इट। मुझे पता नहीं है, लेकिन आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर कि वो ये काम कर रहे होंगे कि डॉकराइज्ड कंटेनराइज्ड आर्किटेक्चर्स बना के बिग डेटा की सर्विसेज दे रहे होंगे, ठीक है। हाँ, जूम पे शेयर किया, लेकिन जूम अटेंड करने की इजाजत नहीं है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इजाजत नहीं है, अगर बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं फिर इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर फिर वो ये होता था कि बच्चों की लर्निंग काफी खराब हो जाती थी इससे, कि जब आप आ सकते हैं तो आपको आना चाहिए। हाँ, किसी को कोविड हो गया है तो फिर तो लाजमी आपको घर से ही लेना चाहिए, फिर आप मुझे बता दें, सर्टिफिकेट वगैरह दिखा दें, तो मैं आपको जूम लिंक भेज दूंगा। अभी जब तक इसको चला सकते हैं इसको चलाते हैं, ठीक है। ओके, वर्चुअल मशीन्स पे आई गेस के 50% आप में से लोगों ने काम तो किया होगा पहले वर्चुअल मशीन्स के ऊपर। कौन सी वर्चुअल मशीन पे काम किया था? VMware तो सॉफ्टवेयर है जो कि वर्चुअल मशीन चलाता है। वर्चुअल मशीन किस चीज की थी? लिनक्स की थी। तो कंटेनर्स जो निकले हैं वो VM से निकले हैं। VMs की अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमने कंटेनर्स को क्रिएट किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइज का मतलब ये है कि टू डिसीव बेसिकली, आप इसको इस तरह समझ लें। अच्छा, मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास, कुछ
कम्युनिकेट करें, कुछ बातचीत करें, कुछ कमेंट्स दें, ताकि क्लास थोड़ी लाइवली हो सके। इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत ही स्टैटिक काम होगा, लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग के लिए आपको बात करनी पड़ेगी, यानी कमेंट्स दें, कुछ आपके ऑब्जर्वेशन, आप सारे प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, आप चाहें तो आप कॉफी वगैरह लेकर आ जाया करें क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Virtualization began in the 1960s to logically divide the system resources provided by mainframe computers between different applications. ये पुरानी डेफिनेशन है। एट दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि प्राइमरीली हमारे पास IBM वाज द कंपनी जो कि हार्डवेयर लेवल पे काम कर रही होती थी। इट वाज द ओनली कंपनी विच वाज मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर, बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाते थे वो। उस वक़्त इन्होंने ये काम किया था कि जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, जैसे मतलब ये है कि इफ आई हैव दिस क्या कहते हैं, वेयर इज द डिस्टर्ब, सिस्टम के रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम रिसोर्सेज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज क्या होते हैं? सॉरी, या प्रोसेसर, मेमोरी। मेमोरी भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की, रैम है, कैश मेमोरी है, एक्सेट्रा, HDD है। और उसके अलावा आपके पास कुछ आर्किटेक्चरल रिसोर्सेज होते हैं। तो इफ यू आर रनिंग, जैसे मेरी अभी मल्टीपल एप्लीकेशंस देखे चल रही है नीचे, ठीक है। एवरी एप्लीकेशन वांट्स टू हैव द रिसोर्सेज। हर एप्लीकेशन को रैम भी चाहिए, हर एप्लीकेशन को हार्ड डिस्क भी चाहिए, इन इन मेन कैश मेमोरी भी चाहिए होगी, ठीक है। और डिवाइड कैसे करें आपस में? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था 1960s में। आजकल तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि आपके पास 16 गीगाबाइट्स ऑफ रैम है, तो आप 10 एप्लीकेशंस पैरेलल में चलाते हैं, को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही है ना, स्पीड डज नॉट हैम्पर द स्पीड। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो सबसे पहला जो उन्होंने काम किया था वो वर्चुअलाइजेशन की थी। और उसमें मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, सर ज्यादा बेहतर हो। इसमें यह था कि जैसे फॉर एग्जांपल द आइडिया इज लाइक दिस के मेरे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सही है, ध्यान रखिएगा। उस वक्त तो लेट्स से कि कितने मेगाबाइट, 25 मेगाबाइट की मसलन मेरे पास रैम है टोटल, और लेट्स से कि यही इसी तरह 100 मेगाबाइट्स की मेरे पास हार्ड डिस्क है। इसके अलावा भी रिसोर्सेज होते हैं जो कि शेयर करने होते। अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस ऊपर चल रही हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर एप्लीकेशन को यहाँ पे रिसोर्स चाहिए। अब इनका कोई आपस में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कम्युनिकेशन करने का, कि मैं रिसोर्सेज को किस तरह बॉक्सेस में बंद कर करके डिफरेंट एप्लीकेशंस को दे दूं। समझ में आ रही बात? आइडिया तो ये था। तो वो जो बॉक्सेस थे वो इन लोगों ने क्रिएट किए, लाइक दे क्रिएटेड अ बॉक्स, और जो सारे बॉक्सेस थे दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस होल स्पेस। कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में मसलन 4-5 रैम लगी हुई हैं, मेन फ्रेम में तो लगी होंगी। उन सबके रिसोर्सेज को क्या किया, इकट्ठा एक जगह पे ले, कलेक्ट करके इंटीग्रेट करके एक जगह पे रख लिया, सही है। इसी तरह हार्ड डिस्क स्पेस भी, अगर 2 हार्ड डिस्क लगी हैं, 3 हार्ड डिस्क लगी हैं, जो कि लग भी सकती हैं, तो सबकी 300 टेराबाइट स्पेस होगी टोटल आज के जमाने में। तो तीनों को इकट्ठा कर लिया तो हर एक की 1 टेराबाइट थी, तो अब तीनों को इकट्ठा किया तो 3 टेराबाइट्स हो गई, सही है। तो अगर मेरे पास किसी मशीन में 3 हार्ड डिस्क लगी हैं तो 1 TB की अलग है, लेकिन मैं वर्चुअलाइजेशन में क्या करूंगा कि मैं उनके रिसोर्सेज को कंबाइन कर दूंगा, तो मेरे पास 3 TB का एक पूल आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो जितने भी डिफरेंट रिसोर्सेज फैले हुए हैं उन सबको मैंने क्या किया, इकट्ठा करके एक जगह पे कर लिया। अब उस इकट्ठे में से मैंने बॉक्सेस बना बना के एप्लीकेशंस को देना शुरू कर दिया, सही है। दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट। तो ये चीजें यहाँ पर इसको, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन व्हिच वाज डन बाय IBM। सही है, समझ में आ गई बात की? इज दिस थिंग ओके?
ये वर्चुअलाइजेशन का बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट था कि जो आईबीएम ने किया था कि अपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको आपने क्या करना है, कंबाइन करना है। तो आज के जमाने में भी यही हो रहा है कि जब मैंने वर्चुअलाइजेशन करनी होती है, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर्स, हर चीज कंटेनराइज नहीं हो रही। कंटेनराइज हम सिर्फ उस वक्त करते हैं जब हमारे पास बिग डेटा की एप्लीकेशंस हो, ठीक है। लेकिन वर्चुअलाइजेशन का अपना एक काम है जो कि रिसोर्स डिवीजन में इस्तेमाल होता है। मसलन कैन यू थिंक ऑफ अ सिनेरियो जहां पे ये वर्चुअलाइजेशन की यूज होगी आजकल किसी भी बड़ी कंपनी के लिए? गूगल का जो निकला है स्टेडिया, उसमें निकला हुआ है ये प्लेटफॉर्म एसेंशियली। तो उसमें क्या क्लाउड पे बेसिकली एक्सेस करके उनके सर्विस इस्तेमाल करते हुए आप अपनी गेम स्ट्रीम कर सकते हो कि गेम चल रहा है। हाँ शायद ये भी एप्लीकेशन, लेकिन अगर मैं विद इन कंपनी बात करूं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एन ई कॉमर्स कंपनी, उसको ये चीज किस तरह चाहिए होगी? हाँ देखें, आमतौर पे जो आपका जो आईटी होता है ना, सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। अगर मेरे ऑफिसेज मुख्तलिफ शहरों में हैं तो मैं तमाम शहरों में जितना भी मेरे पास सर्वर मशीन्स हैं, लेट्स से कि हर शहर में एक सर्वर मशीन है, आई हैव 5 सिटीज, तो वो जो 5 सर्वर मशीन है उनको मैं इकट्ठी रिसोर्सेज उनकी कर लूंगा, वर्चुअलाइज कर दूंगा, ठीक है। अब वो मेरे पास एक बहुत बड़ा पूल बन गया। अब अगर किसी ने भी कंपनी के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, उसको उस पूल से राब्ता करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैंने हर एक को अपनी मशीन दी हुई है, वो तो एक अलग बात है ना। लैपटॉप मिला हुआ है, लैपटॉप आपको मिलता है घर के काम के लिए। जब आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस की मशीन इस्तेमाल करेंगे, डेस्कटॉप यूज करेंगे, ठीक है, या मीटिंग्स वगैरह के लिए आप लैपटॉप यूज करते हैं। अगर आपने अब तो खैर ऐसा मामला हो गया कि लैपटॉप भी अब उसके इकोसिस्टम का हिस्सा ही बन गया है, लेकिन आइडिया ये है कि अगर आपने कंपनी के सर्वर से कोई भी चीज लेनी है, कंपनी के सर्वर्स पे काम करना है, जैसे ईआरपी चल रही है, तो आपको एक पूल्ड रिसोर्स से आपको एक वर्चुअल मशीन दे दी जाएगी, उस वीएम में आप काम करेंगे। तो आप जो वीपीएन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो वो तो आपको वर्चुअल मशीन कैसे होगा? देखिए वीपीएन तो एक इट्स अ नेटवर्क, इट्स नॉट अ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नीचे आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक वर्चुअलाइजेशन समझाना चाह रहा हूं कि उसकी इंटेंट क्या है। कि अगर मेरे पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, मैं उनको कंबाइन करके एक पूल बना लेता हूं और उस पूल में से मुख्तलिफ बॉक्सेस बना बना के, मसलन हमारी कंपनी में 3 लोगों को मैक पे काम करना है, मेरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लिनक्स पे चल रहा है, मेरा सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है सर्वर्स के ऊपर वो लिनक्स पे चल रहा है, मिसाल है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे 3 यूजर्स हैं जिनके क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मैक पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मैक मैक के लिए कोई एप्लीकेशंस बना रहे हैं, सही है, तो अब उनको मैक एनवायरनमेंट चाहिए, मेरे पास तो लिनक्स एनवायरनमेंट है। अब क्या होगा, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं मैक की 3 वर्चुअल मशीन्स बनाऊंगा उसी पूल्ड रिसोर्स से जो मेरे पास है। अगर मैं हर आदमी को अपनी अपनी इंडिपेंडेंस दे दूं तो स्पेस मैनेज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर किसी को मुख्तलिफ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स में काम करना है तो यस, मैं उसको एक मैक एनवायरनमेंट बना के दे दूंगा, 3 बना के दे दूंगा, 3 लोगों के लिए अलग अलग 3 एनवायरनमेंट्स मैक की बना के दे दूंगा। तो वर्चुअल मशीन मेक्स इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला लूं, एनवायरनमेंट चेंज कर लूं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मेरी कंपनी में लोगों को लिनक्स के मुख्तलिफ फ्लेवर्स चाहिए, तो मैं उबुंटू इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को सेंटोस पे काम करना हो क्योंकि उनके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वही है, तो मैं उस अपने वर्चुअलाइज्ड पूल से उनको सेंटोस की 4-5 वर्चुअल मशीन बना के अब वो उन्हीं वीएम्स में काम करेंगे। उनको खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं उनको बना एक एनवायरनमेंट दे दूंगा, इस एनवायरनमेंट में आप अपनी डेवलपमेंट करें। और वो हमारे मशीन, अगर आप में से जिन लोगों ने वीएम्स इस्तेमाल किए हैं वो तो बहुत स्मॉल स्केल होती हैं, उसके अंदर स्पीड का बड़ा प्रॉब्लम आपको नजर आया होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का मामला इस वीएम में नहीं होता, ये बहुत हाई स्पीड वीएम्स होती हैं क्योंकि ये डेडिकेटेड होती है, नीचे से पूल बड़ा स्ट्रांग होता है। समझ में आ रही बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी, बिल्कुल कर सकती हैं आपस में कम्युनिकेट। नहीं, आप 2 वर्चुअल मशीन्स को आपस में नेटवर्क भी करवा सकते हैं। जैसे आप हडूप का क्लस्टर बनाना है,
तो आप विंडोज मशीन के ऊपर 2 VMs लॉन्च करें, युबुंटू की मशीन लॉन्च करें, वो 2 युबुंटू की जो VMs हैं वो आपस में अपन को कम्युनिकेट करा के एक मास्टर हो जाएगा, एक डेटा नोड हो जाएगा, और वो आपस में हडूप उस पे चल सकता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे तो हडूप का नहीं होगा। हाँ, या तो दोनों मैक हों या दोनों विंडोज हों या दोनों लिनक्स हों, उसके ऊपर फिर वो कम्युनिकेट करेगा। मतलब पॉसिबिलिटी तो है, वो कुछ ना कुछ एमुलेशन के थ्रू आप कर सकते हो। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि मैक मशीन, लेकिन हडूप क्लस्टर असल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड काम के लिए ना, तो वो तो एक सिंगल एनवायरनमेंट में सिंगल ओएस के ऊपर चल रहा होता है। ये तो बड़ी डिफरेंट सी बात होगी कि एक कोई बंदा मैक एनवायरनमेंट में काम कर रहा है किसी और एप्लीकेशन के ऊपर, वो अपना पीसी पेश कर दे डेटा नोड के लिए एक लिनक्स मशीन के साथ इंटीग्रेट होने के लिए, तो वो बेहतर ये है कि वो अपने मैक एनवायरनमेंट में ही कोई दूसरा सर्वर क्रिएट कर ले और उसके साथ काम करे। इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम हडूप क्लस्टर जो है ना, वो इतना फीजिबल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपके फिर बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। और सर अगर नोड्स की जो हार्डवेयर रिसोर्स हैं वो सेम नहीं चाहिए? नहीं, हडूप का ये है कि कमोडिटी हार्डवेयर के ऊपर आप बना सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि उनकी स्पेक्स सेम होनी चाहिए। एक लैपटॉप हो सकता है, दूसरा डेस्कटॉप हो सकता है, रैम इसकी 4 GB 8 GB हो सकती है, अगले की 32 GB हो सकती है। हम वर्चुअल मशीन क्लस्टर बना सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है? सही है, समझ में आ गई बात की? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? वर्चुअल बॉक्स यूज करके लिनक्स चलाते हैं उसके ऊपर, विंडोज के ऊपर, तो एक्चुअली ये विंडोज रन कर रहा होता है वर्चुअल बॉक्स, या फिर ये मतलब एक सेपरेट कंटेनर बन के लिनक्स? कंटेनर नहीं होता, ये अभी आ जाएगा आगे, अभी आ रहा है, ठीक है? तो वर्चुअलाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई। आईबीएम की डेफिनेशन जो थी वो उन्होंने बेस रखी थी, अब डेफिनेशन कुछ और है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में एक्चुअली यू क्रिएट समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अ वीएम, ठीक है, दैट एक्ट्स लाइक अ रियल कंप्यूटर विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि वीएम के अंदर जो ओएस होगा वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से अक्सर डिफरेंट होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पॉसिबल है कि मेरा होस्ट जो है वो जुबुंटू हो और आपने सेंटोस की या फेडोरा की या काली लिनक्स की वीएम उसके ऊपर चलाई हुई है, बिकॉज के लिनक्स के जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं उनके फिर दो आते हैं ना लिनक्स के, एक डेबियन है, दूसरा कौन सा है? एक डेबियन सिस्टम्स होते हैं जिसमें ये मेरे ख्याल में जुबुंटू वगैरह भी आती है, और दूसरा जो है ना कुछ और, हाँ सेंटोस। उनकी कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ डिफरेंस है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने काफी अरसे से इस्तेमाल नहीं की। मुझे डॉकर इंस्टॉल कर रहे थे ना, तो इंस्टॉलेशन के बाद वो बोल रहा था कि आपको लिनक्स का एक एनवायरनमेंट अभी आ जाएगा आगे, देख लेते हैं, ठीक है? सो VMs का कौन सा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटेड ऑन दिस VMs इज सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। VM को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या हो रहा है, VM बस अपने ही दायरे में इंटरेस्टेड होता है कि मुझे चीजें मिलनी चाहिए, मुझे होस्ट से कम्युनिकेट बस इतनी करनी है कि तुम मुझे VM के अंदर मुझे इतनी रैम डेडिकेट करके दे दो और इतनी हार्ड डिस्क डेडिकेट करके दे दो, बस फिर मुझे मेरी तुम्हारी कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, बस मैं आपके सॉफ्टवेयर पे चलता रहूंगा, अंदर में करूँ वो मेरी अपनी मर्जी है, एब्स्ट्रैक्शन होती है, ठीक है? कंप्यूटर रनिंग विंडोज में होस्ट अ VM दैट लुक्स लाइक कंप्यूटर, ठीक है? ये चीज आप लोग याद रखें, लुक्स लाइक अ कंप्यूटर। तो आपको जो है ना वो लगेगा इस तरह के ये जो है क्या कहते हैं, मैं एक नॉर्मल पीसी चला रहा हूँ जिसपे लिनक्स चल रही है, हालांकि वो VM के अंदर होगा, ठीक है? Ubuntu based software etc. The host machine is the machine that is used by the virtualization and the guest machine is the VM. ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है होस्ट और गेस्ट। तो मैं होस्ट के ऊपर मल्टीपल गेस्ट VM चला सकता हूँ, ठीक है? जी, दैट्स नॉट द VM, वो तो आप उस पीसी पे चले गए ना, वो तो VPN के थ्रू कनेक्ट कर लिया या एनीडेस्क के थ्रू कनेक्ट कर लिया, ठीक है ना? वो तो वर्चुअल मशीन थोड़ी है, वो तो आपने उस सिस्टम के अंदर जाके आपने यू आर जस्ट यूजिंग द लाइव सिस्टम। सिस्टम ने गॉट आपके लिए एक ओएस लेट्स से एक और कंप्यूटर वर्चुअली आपके लिए क्रिएट किया हुआ है, तो दैट्स गोइंग टू बी वर्चुअलाइजेशन।
यस, उस वीएम, अगर वो वीएम उस मशीन पे चल रही है तो वो आप उस वीएम के अंदर चले जाएंगे, लेकिन वीपीएन इज नॉट द वर्चुअल मशीन। How far can you go? मतलब like, अगर एक VM चल रही है तो but can that create another VM inside? जी कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी, जब आप एक अलग वीएम क्रिएट कर लें उसके अंदर ना क्रिएट करें, वीएम के अंदर वीएम क्रिएट करने की प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वो इतना, वो आप उसकी टेक्निकलिटीज को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मल्टीपल वीएम्स क्रिएट कर लें, उनको आपस में कम्युनिकेट करवा लें। सर फायदा क्या होगा वीएम के अंदर ज्यादा कि वीएम के ऊपर तो एक फायदा आप इनसे पूछ लें, सवाल उन्होंने पूछा है। ठीक है, the software or firmware that creates a VM is called the hypervisor or the virtual machine। ये hypervisor is the, जो आप लोग बात करें ना, Oracle virtual box और VMware, क्या कह रहे हैं, कौन सा था वो, VMware हो गया, virtual box, तो ये वो hypervisor सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे VM बनाने में और VM चलाने में। जी सर मैं यूज कर रहा हूँ AWS वर्कस्पेस, तो वो कॉन्फ़िगर करके VM है या इंस्टेंस है क्या? AWS में VM है, जो AWS में आप जब भी कोई मशीन लेते हैं रेंट के ऊपर, तो वो उसका बनाता है AMI, Amazon मशीन इंस्टेंस। AMI में आप बेस ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफाई करते हैं, ऐसे ही है ना, ज्यादातर लोग लिनक्स ही स्पेसिफाई करते हैं, जो Ubuntu लिनक्स, ठीक है, उसके ऊपर फिर आप जो करना चाहें, तो वो जो AMI पे आप जो कनेक्शन करते हैं, तो AMI पे आपको बेसिकली वो VM ही है। इट्स नॉट, आई डोंट थिंक सो कि दैट्स अ सेपरेट मशीन जो आपको मिल रही है, वो वर्चुअलाइज्ड ही स्पेस होगी जो आप, उन्होंने आपके हवाले कर दी है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर एक क्लाउड का एक डेटा सेंटर है, जैसे सिंगापुर में है, तो उसके अंदर जितने भी सर्वर्स पड़े हैं, आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि वो सब, उनकी सबकी स्पेस को वर्चुअलाइज करके एक पूल बना दिया गया है। अब एक बंदा आता है पाकिस्तान से, जी मुझे 3 मशीनें चाहिए, मैंने क्लस्टर बनाना है, तो वो उस वर्चुअलाइज्ड पूल में से 3 AMI की इंस्टेंसेस क्रिएट करके 3 VMs बना के आपके हवाले कर, आपको पता नहीं चलेगा, आप समझेंगे कि मैं तो एक्चुअल सिस्टम पे कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि दैट्स द केस। क्योंकि अगर एक डेटा सेंटर में लेट्स से कि 15,000 यूजर्स कनेक्टेड है, तो 15,000 मशीन्स, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? या 15,000 वर्चुअल मशीन्स, वेरी मच पॉसिबल। Even 30,000 virtual machines very much possible in one particular, बल्कि लाखों। इकोनॉमिकली भी समझ में आता है क्योंकि हर वक्त हर बंदा कोई वर्चुअल मशीन यूज नहीं कर रहा। वर्चुअल मशीन्स बिलो डिलीट कर देते हैं ना, तो इट्स नॉट रिलेटेड टू द पीसी, वो VM ही है, ठीक है। तो ये वर्चुअल मशीन से फिर आईपी एड्रेस और मैक एड्रेसेस ये भी क्या जी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप वर्चुअल मशीन को नेटवर्क के ऊपर ला सकते हैं, जो VM है ना, जैसे Oracle वर्चुअल बॉक्स इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर दैट, वो सबसे फैसिलिटेटिव है। VMware का जो है ना, वो इतना मुझे इतना समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने VM से बहुत ज्यादा काम नहीं किया, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स इज कंसिडर्ड दी स्टैंडर्ड पाकिस्तान में, कम से कम जहां तक मेरा इल्म है। जी विंडोज में एक और फीचर देता है विंडोज जी, वर्चुअल एनवायरनमेंट। yes, it facilitates the creation of virtual machines। और अभी जो हम ये Docker for desktop पे काम करेंगे, तो वो WSL ही इस्तेमाल कर रहा है, वो विंडोज के उसी फीचर की वजह से हम Docker for desktop पे काम कर पाएंगे। आ रही समझ में? सो हाइपरवाइजर समझ में आ गया। वर्चुअलाइजेशन रेफर्स टू importing a guest OS on the host OS, allowing the developers to run multiple OS on different VMs while all of them run on the same host, thereby eliminating the need to provide extra hardware resources। हार्डवेयर का प्रॉब्लम खत्म करना है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स तो एडहॉक होती हैं ज्यादातर, बिग डेटा के केस में खास तौर पे, या एनालिटिक्स में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कुछ एडहॉक, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एडहॉक की होती हैं, खास तौर पे डेटा एनालिटिक्स के अंदर। इसका जवाब दें। डेटा एनालिटिक्स के अंदर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट्स एडहॉक क्यों होती हैं? आज आप लोगों का क्विज भी है ना? क्विज भी है और असाइनमेंट भी है मेरे ख्याल। 16 BDA यही है, बता सकते हैं? आप तो बिग डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं।
हम तो स्मॉल डेटा का सवाल पूछ रहे हैं। डेटा एनालिसिस पे रिक्वायरमेंट चेंज क्यों होती है? जिसकी वजह से हम ये सब वीएम में क्यों है? क्योंकि कभी आपको कोई चीज चाहिए, कभी आपको कोई चीज चाहिए। अब तो डॉकर में आप पूरे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर 2 महीने इस्तेमाल करें, डिलीट करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें। ये रिक्वायरमेंट्स की सारा मामला तो रिक्वायरमेंट्स का है ना। तो रिक्वायरमेंट्स क्यों चेंज हो रही है? डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपकी डिफरेंट डिमांड करती है, आपकी प्रोसेसिंग पावर आपकी नहीं जी, डेटा इंक्रीज से क्या फर्क जो है? analyze उसका रिक्वायरमेंट से क्या ताल्लुक है? हाँ? जो भी एनालाइज करना है वो रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है क्यों? बेस्ड ऑन सिचुएशन कि अभी ये डिसीजन लेना है। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्यों, ये तो सवाल है मेरा कि क्यों चेंज हो रही है। एक आपके कस्टमर्स चेंज हो रहे हैं ना। जब आपके कस्टमर्स चेंज हो रहे हैं तो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, एनालिसिस की रिक्वायरमेंट चेंज होंगी। एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय योर कस्टमर्स। सीधी सीधा सीधा जवाब है। तो कस्टमर्स आजकल बहुत एजाइल हो गए। हर एक के पास मोबाइल है, कंपैरिजन शॉपिंग है, सैकड़ों चीजें आ गई हैं, सोशल नेटवर्क्स हैं। तो कस्टमर का बिहेवियर बहुत तेजी से चेंज होता है। उसके हिसाब से आपको अपनी एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग चेंज करनी होती। अगर आपने कोई सर्विसेज सबअर्बन एरियाज में दी है, रूरल एरियाज में दी है, वहां पे आपकी स्टेबिलिटी है, वहां लोगों को इतना शौर नहीं होता ना। लेकिन शहरों के अंदर जो है वो आपकी स्ट्रेटेजी और होती है। सही है। तो बहुत सारे बिजनेसेस तो वो मतलब चल रहे हैं विदाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस एस्ट्यूटली चल रहे हैं। ठीक है, वो इसको सोचते हैं, देखते हैं सब कुछ। तो ये वजह है इसकी। ठीक है। व्हाट इज अ स्नैपशॉट? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आप एक स्नैपशॉट ले लें। इसको स्टेट भी कहा जाता है कि वर्चुअल मशीन की स्टेट को सेव कर लें आप। वो तो आपको पता ही होगा जिन्होंने इस्तेमाल किया कि वीएम की स्टेट को सेव कर सकते हैं। तो अगर क्रैश कर गई तो लास्ट स्टेट पे जाके रिट्रीव करके वहीं से शुरू करें, ताकि उसका मामला जाए नहीं। जैसे आप कंट्रोल एस दबाते रहते हैं तो ये आप अपने डॉक्यूमेंट की, अब ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, आपको पता ही। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की स्टेट वो लास्ट स्टेट से, जब आपका अगर सिस्टम क्रैश हो गया, मैं डॉक्यूमेंट दोबारा खोलूं तो जो लास्ट सेव था वहां से आ जाएगा। यही इसको स्नैपशॉट कहते हैं वीएम में। ठीक है, तो सो दैट इट कैन बी रिस्टोर्ड लेटर इफेक्टिवली अनडूइंग एनी चेंजेस दैट ऑकर आफ्टरवर्ड्स। हाँ, स्नैपशॉट के बाद लेने के बाद अगर 5 मिनट के बाद क्रैश हुआ और 5 मिनट में स्नैपशॉट दोबारा नहीं लिया गया तो वो डेटा फिर आपका हाथ से निकल गया। तो इतना तो नुकसान हम बर्दाश्त कर लेते हैं बिग डेटा के अंदर। ठीक है, दिस कैपेबिलिटी इज यूजफुल एज अ बैकअप टेक्निक, फॉर एग्जांपल प्रायर टू परफॉर्मिंग अ रिस्की ऑपरेशन। तो ये तो आप लोगों को सबको मालूम ही है। एक पॉइंट और था जो मैं भूल गया आपको बताना। बहरहाल, व्हाट इज माइग्रेशन? द स्नैपशॉट्स कैन बी मूव्ड टू अनदर होस्ट मशीन विद इट्स ओन हाइपरवाइजर when the VM is temporarily stopped, snapshotted, moved and then resumed on the new host. This is known as migration. तो obviously जो आप जिस मशीन पे आपकी VM चल रही है, तो हडूप की तरह भी यही है ना कि जो रेप्लिका है वो उसी पीसी पे स्टोर नहीं करना। इसी तरह जिस पीसी पे VM चल रही है उसका स्नैपशॉट उसी पीसी पे स्टोर नहीं करना, कहीं और जाके स्टोर करना है, तो उसको माइग्रेशन फिर कहा जाता है। सही है। अच्छा, फेल ओवर क्या है? फेल ओवर अलाउज द वीएम टू कंटिन्यू ऑपरेशंस इफ द होस्ट फेल्स। वही हडूप वाली कहानी है भाई। एक पीसी डाउन हो गया, रेप्लिका आपने कहीं और माइग्रेट करके रखा होता स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट रिट्रीव किया, वहां से किसी और पीसी के ऊपर वीएम चला के काम जारी रहा। तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर ना कोई रुकती नहीं है चीज। समझ में आ गई बात? की हडूप में भी यही चीज, आपको बता चुका हूँ, हडूप में भी यही चीजें हो रही है। फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं इसको। जो भी आप काम करेंगे उसका रेप्लिका जरूर लेके किसी और जगह पे स्टोर कर दिया जाएगा। एडवांटेजेस क्या है? कि एडवांटेजेस तो बहुत कसीर तादाद में है। ठीक है, हाँ, यस, आई रिमेम्बर नाउ। मैंने आपको डेवऑप्स की सारी कहानी बताई थी, राइट? डेवऑप्स का किसको मालूम है यहाँ क्लास में? आप हैं और दैट्स इट। आप लोग किन किन मल्टीनेशनल कंपनीज में कौन जॉब कर रहा है? कौन सी कंपनी में? मल्टीनेशनल है वो? जी, एस्टेरासॉफ्ट। आप? बेंच मैट्रिक्स। आपकी कौन सी?
एफिनिटी जी, सिस्टम्स मल्टीनेशनल पाकिस्तानी कंपनी है वो। हाँ वो गई है, जैसे ये पीएनजी वगैरह इसमें कोई जॉब नहीं कर रहा, आईसीआई में नोबडी। यहाँ पर जरा एप्लीकेशंस इन चीजों की जरा ज्यादा मिलेंगी आपको। एफिनिटी में भी हो सकता है कि हो, एफिनिटी इज बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, ऐसे ही है ना, टेलीकॉम सर्विसेज है। तो डेवऑप्स का नाम नहीं सुना बहुत सारे लोग, दैट्स स्ट्रेंज, ठीक है। होता ये है कि ओके जस्ट लेट मी पुट इट डाउन हियर ताकि आप उसमें भी देख सके। ये मैं आपको उसका सिनेरियो बता रहा हूँ कि जिसके अंदर मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, डेवऑप्स, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, आई टोल्ड यू राइट। हाँ तो वो सब सिनेरियो तो बस मैं जिसको रिकैप कर देता हूँ। यहां पर आपके कौन है, डेवलपमेंट टीम है, बीच में कौन है, टेस्टर्स हैं, और यहां पर कौन है, डिप्लॉयमेंट के लोग हैं, राइट। जो वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो डेवलपर्स होते हैं, और डेवलपर्स का मतलब ये है कि दे विल नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स। कुछ चीजें मैक में जब बनेंगी, कुछ चीजें लिनक्स प्लेटफॉर्म पे बन सकती हैं, कुछ चीजें विंडोज पे बनेंगी, तो वो मुख्तलिफ वीएम्स लेके काम कर सकते हैं अगर उनकी कंपनी में इस तरह का मॉडल चलता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि जब मामला टेस्टिंग के पास आता है तो टेस्टिंग वाले परेशान होते हैं क्योंकि टेस्टिंग वालों के पास वो एनवायरनमेंट ही नहीं है। अब वर्चुअलाइजेशन से इट बिकम्स पॉसिबल कि जो वीएम्स इनको ये अपनी वीएम्स इनको दे दें और ये वर्चुअल बॉक्स के ऊपर वीएम को चला लें। समझ में आ रही बात? इनको खुद इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्चुअलाइजेशन का फायदा ये है कि आपको खुद इंस्टॉल कुछ नहीं करना। वीएम के अंदर जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो स्नैपशॉट लिया, वीएम के अंदर पूरी इंप्लीमेंटेशन की, सब कुछ किया, अब वीएम उठा के टेस्टिंग वालों को दे दी, सही है। अब टेस्टिंग वाले क्या करेंगे, उन्हीं वर्चुअल मशीन्स में चीजें डेवलप पड़ी हुई हैं, उन्हीं वर्चुअल मशीन्स में अपने टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और फिर उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके उसी लेवल पे कोड को टेस्ट करके अपना काम चला लेंगे, ठीक है। अच्छा, डिप्लॉयमेंट जो है वो भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगी, यही वीएम्स इनको यहाँ पे दी जाएंगी। क्या होगा अब यहाँ पे, लेट्स से कि मेरे पास 3 यहाँ पे मैक की मशीन चल रही हैं और 2 जो है लिनक्स की चल रही हैं जिसपे सारी डेवलप, चलिए सिंपल सिनेरियो लिखते हैं। 3 लिनक्स की वीएम्स के ऊपर मैंने यहाँ पे अपना डेवलपर्स ने काम किया, सारा कोड इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने उस कोड को टेस्ट करना है। अब इन वीएम्स के अंदर डेवलपर्स ने चीजें इंस्टॉल की हैं, सॉफ्टवेयर्स डाले हैं, एपीआईज इंस्टॉल की हैं, उसके ऊपर डेवलपमेंट की है। अब टेस्टिंग वालों ने उसको टेस्ट करना है, टेस्टिंग वालों को भी वही डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे मिलेगा उनको? हाँ, आप कह रहे हैं वर्चुअल मशीन की कॉपी बना के इनको दे दी जाए, कैसे? अब चले, मैंने इनको यहाँ पे 3 वीएम्स दे दी लिनक्स की, वही 3 के स्नैपशॉट दे दिया, अब कैसे करेंगे वो? हर वर्चुअल मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे टेस्टिंग का, टेस्टिंग का तो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा ना उनको, टेस्टिंग वालों को तो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके टेस्टिंग के। तो 3 मेरा कोड 3 वर्चुअल मशीन्स पे पड़ा हुआ है, मैं कैसे टेस्ट करूंगा उसको? तीनों की चले, मैंने ठीक है, मैंने तीनों को आपस में कनेक्ट कर लिया, तीनों वर्चुअल मशीन्स एक ही नेटवर्क पर आ गई, आईपी एड्रेसेस असाइन हो गए। अब बेसिकली अभी जैसा होता है कि आपने जो है वो जो आपने डेवलपमेंट मेथड आपको जो है वो एक जगह ऑलरेडी जो है वो प्रीडिफाइंड नेटवर्किंग के जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल हो गए, वहीं पे जाके जो है वो आपका कोड डिप्लॉय हो जाएगा। वहां पे ऑलरेडी जो कोड डिप्लॉय हुआ था उसको जाके जो है वो टेस्ट एनवायरनमेंट आपके पास जो है वो आपने इंस्टॉलेशन कर लिया है, वो जो है वो वीएम का सारी चीजें कोड वहां जब डिप्लॉय हो जाएगा तो रादर देन कि उसको इंस्टॉल वापस से करें, उसको इंस्टॉल करके टेस्ट को। हाँ देखें, ये आपने जो सोल्यूशन बताया ना वो प्रैक्टिकली इतना आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। देखिए, वर्चुअल मशीन ना एक कंप्यूटर की तरह है ना, मैं अगर 3 कंप्यूटर्स उठा के, ऐसा कभी होता है कि हम डेवलपर्स ने 3 पीसीज पे काम किया है, अब मैं पूरा पीसी उठा के दे दूं, ये लो भाई ये पीसी है, इसमें कोड भी है, आप इसको टेस्ट कर लो, अब वो उस पीसी पे अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। ज्यादा अच्छा सोल्यूशन क्या है कि जो मशीनें टेस्टिंग वालों के पास हैं उस पे पहले वो एनवायरनमेंट को डिप्लॉय करें। जो एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया, दैट मींस द सॉफ्टवेयर्स, जो मैंने सॉफ्टवेयर्स डाले हैं
उसी वर्जन के, उसी चीजों के वो सॉफ्टवेयर डालें और फिर उन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर मेरा कोड चलना शुरू हो जाए। सही है। इस तरह VMs के स्नैपशॉट दे देना, ये कोई प्रैक्टिकली मुझे इतना फीजेबल लग नहीं रहा। जैसे इन्होंने कहा ना कि कोड मैं किसी सर्वर पे डाल दूं, टेस्टिंग वाले एनवायरनमेंट क्रिएट करें और फिर उस पीसी के अंदर कोड डाउनलोड कर लें और चला लें, उस पीसी पे अपने साथ टेस्टिंग सॉफ्टवेयर चला लें। लेकिन ये सोल्यूशन कि मैं उनको अपनी VMs दे दूं, उसका स्नैपशॉट दे दूं, ये सोल्यूशन नहीं है। It is synonymous to saying कि भाई मैं अपनी पूरे लैपटॉप उठा के उनको दे रहा हूँ कि भाई ये मैंने बनाया हुआ, क्योंकि VM तो एक कंप्यूटर है ना, तो वो लॉजिकल सोल्यूशन नहीं है। सही है जी। जी वही फाइल सर्वर पे पुश कर देते हैं और जेंकिंस और एनएसएसएल के थ्रू वो फिर स्टेजिंग सर्वर पे इंस्टॉल हो जाती है और ऑटोमेटिकली यूनिट टेस्ट रन हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप बहुत आगे चले गए, हम तो अभी तक YML और चीजें पहुंचे नहीं। जो एनवायरनमेंट एक्सपोर्ट हाँ। करना है ना, आप पूरी आप उसको सामने रखते हो, आप यहाँ पे मुझे जवाब दें कि यहाँ क्या सोल्यूशन होगा अगर मेरे पास डॉकर नहीं है। अभी तो हम VMs की बात कर रहे हैं ना, डॉकर की तो बात। रिक्वायरमेंट फाइल आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि सॉफ्टवेयर चलाने की क्या-क्या चीजें रिक्वायर्ड है और क्या-क्या चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। हाँ नहीं, मैं डॉकर की तो बात कर ही नहीं रहा ना, मैं तो बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ VMs हैं, कंटेनर है ही नहीं, तो मुझे टेस्टिंग करने में अच्छी खासी दिक्कत होगी। उसकी वजह ये, चाहे मैं VMs इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे मैं अपनी मशीन इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जब आप एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हो, बहुत सारी चीजें आप डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हो, उनके वर्जन नंबर वगैरह, वो चीजें आमतौर पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं होती। टेस्टिंग वालों को नहीं पता होगा, वो एनवायरनमेंट को रिक्रिएट नहीं कर सकते। मैं उनको अपनी मशीन का रिमोट एक्सेस नहीं दे सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। मेरी मशीन में मेरी चीजें भी पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, मैं उनको नहीं देना चाहता। हाँ, मैं अपना डेटा किसी VM पे डाल दूं, VM का एक्सेस दे दूं, ठीक है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल मशीन का किसी को एक्सेस नहीं देना चाहूंगा, चाहे वो मेरे अपनी कंपनी का बंदा हो। मैं उसको कहूंगा भाई आप एनवायरनमेंट क्रिएट करें, मैं आपको कोड दे देता हूँ, आपका मकसद कोड टेस्ट करना है। तो ज्यादा अच्छा सोल्यूशन ये है जो इन्होंने बात की थी कि यहाँ पर हम एक सर्वर हो हमारे पास, ठीक है, मैं अपना कोड यहाँ पे डिप्लॉय करूं, टेस्टिंग वाले सर्वर से कोड डाउनलोड कर लें और उसको टेस्ट कर लें। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये आती है, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था आपको कि वर्जन का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो इसमें हमारा टाइम जाया होता है। टेस्टिंग वालों को अपने सॉफ्टवेयर चाहिए, टेस्टिंग वालों को अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करना है डेवलपर्स के एनवायरनमेंट के साथ साथ। टेस्टिंग वालों को भी तो अपने सॉफ्टवेयर चाहिए ना, आपस में कम्युनिकेट हो सकता है वो ERP पे काम कर रहे हो फिर। जी जी वो है बिल्कुल। जेनकिंस वगैरह की जो बात की ना, होता वही है। मैं तो आपको सिर्फ एक सिनेरियो समझाना चाह रहा हूँ कि हाँ, अभी भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है बहुत सारी जगहों पे, डॉकराइज नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवऑप्स है ही नहीं, सिर्फ वर्कशॉप्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं, उसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन बहुत सारी जगहों पे अभी भी नहीं है। वही पुराना मॉडल चल रहा है टेस्टिंग का, QA का, ठीक है। अब उन्होंने उसके वर्क अराउंड्स निकाल लिए, लेकिन वो प्रोफेशनल वर्क अराउंड्स नहीं है। और जी 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 देखिए, उसकी वजह ये ना कि एजाइल में ये चीज नहीं चल सकती। एजाइल में आपका डेवलपमेंट साइकिल हफ्ते का हो गया है, स्प्रिंट जिसको आप कहते हैं, 3 दिन का हो गया है, 4 दिन का हो गया है, तो आपको बहुत तेजी से डेवलपमेंट चेंज कर करके बार बार उसको डिप्लॉय करवाना पड़ता है। ई-कॉमर्स में तो ये आम चीज है। ये थोड़ी है कि मैं 6 महीने यहाँ डेवलप करूंगा, फिर 3 हफ्ते में टेस्टिंग होगी, फिर उसके 2 महीने के बाद डिप्लॉय होगा, ये चीज तो खत्म हो चुकी है। तो अब हमें इसकी कंटेनराइज करने की इसलिए जरूरत पड़ी कि VM से भी हमारा काम नहीं हो सकता। मैं अपनी VM किसी को नहीं दूंगा, मेरी पर्सनल VM है, चाहे वो मेरी ही है लेकिन वो मेरी पर्सनल है। स्नैपशॉट मैं दे सकता हूँ, लेकिन आई विल प्रेफर टू गिव कोड रादर देन द होल VM, क्योंकि VM इज जस्ट लाइक अ मशीन। ठीक है, समझ में आ गई बात की? तो प्रॉब्लम वही है जो नॉर्मल PC के साथ है। चलें जी, आगे चलें। So now we can browse through this very quickly. Enable multiple operating systems on the same machine. That's an advantage. Cheaper. Why it is cheaper? इसका जवाब मैक के थ्रू आप दे सकते हैं। मैक की VM बनाना और मैक मशीन लेने में कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, मैक की मैं एमुलेटर तो बना सकता हूँ, मैक की VM भी बड़े आराम से बना सकता हूँ,
छोटा मोटा काम करना है तो मैकबुक लेना जो है वो लाखों रुपए का खर्चा है, ठीक है। इजी टू रिकवर इन केस ऑफ फेलियर, ये तो पॉइंट अब आप लोगों को सबको समझना चाहिए। इजी फॉर मेंटेनेंस, ये किस तरह है? आसान सा जवाब है इसका भाई, वीएम करप्ट हो गई, डिलीट कर दें, दोबारा बना लें, कोड का बैकअप तो होता ही है। लेकिन मैं मशीन को मैं स्क्रैप थोड़ी कर सकता हूँ, ठीक है। फास्टर प्रोविजनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, ये तो लाजमी हाइपरवाइजर का ये काम होता है। इंक्रीज इन आईटी प्रोडक्टिविटी, हमारे यहाँ इतना इसका रवाज नहीं है पाकिस्तान में, आईटी वाले वीएम्स के कॉन्सेप्ट को इतना इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, देयर आर सम कंपनीज जो कि आपको क्लाउड रिसोर्सेज अब ऑफर कर रही हैं, जैसे अमेजोन है, पाकिस्तान में भी होंगी कुछ। अभी ये भी बनाना चाह रहे थे एंग्रो वाले, एंग्रो वांटेड टू क्रिएट अ डेटा सेंटर लाइक 3 or 4 years ago, कराची में बनाना चाह रहे थे डेटा सेंटर अपना, जिसमें वो लोगों को फिर क्लाउड सर्विसेज दे सकें। और क्लाउड सर्विसेज के लिए तो इसके बगैर काम हो ही नहीं सकता, चाहे आप कंटेनर्स पे करें चाहे आप उस पे करें, सही है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज अब आ गई हैं जो क्लाउड सर्विसेज दे रही है। ये यहाँ पर आप चेक कर लें बेशक, क्लाउड सर्विसेज वेंडर्स, एक तो वो भी है ना, PTCL है, हाँ ये दीज गाइज आर फेमस, रैपिड कंप्यूट। ये अक्सर हमारे जो इवेंट्स हो रहे होते हैं ना यहाँ पे, CIO के जो समिट्स वगैरह हो रही होती हैं, तो जितने भी इस तरह के इवेंट्स हैं एनालिटिक्स वगैरह से रिलेटेड, उसमें ये रैपिड कंप्यूट वालों ने अपना स्टॉल लगाया होता है, ठीक है। ये उनकी है मेरे ख्याल में, साइबर नेट वालों की है ये। PTCL, अच्छा इसका मुझे पता नहीं है। टॉप क्लाउड डेटा होस्टिंग इन पाकिस्तान, टेलीमार्क्स क्लाउड, ये नई चीज आ गई है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। हाँ, ब्लॉकचेन भी दे रहे हैं, बहुत कुछ है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं, तो AWS और ये सब तो हैं ही, लीडर्स मैट्रिक्स वगैरह। तो अब ये चीजें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोग हैं जो जिनके पास दे आर इन फॉरेन कंट्रीज, उनके पास पैसे होते हैं, तो दे इन्वेस्ट इन सच बिजनेसेस, और इतना नुकसान भी नहीं होता और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है। यू जस्ट हैव टू बाय अ फ्यू हैवी मशीन्स। तो जो बंदा बाहर से पैसे लेकर आ रहा है, वो उसके लिए 50 लाख रुपए की एक अच्छी सर्वर मशीन या 4 मशीन्स भी लेना, उसके लिए कोई मसला नहीं है। 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च करना कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो कर लेंगे बस। फिर उसके बाद फिर आप देखें, लेकिन ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है क्लाउड का, पाकिस्तान में होता चल जाए। अच्छा, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, जैसे ऑरेकल वर्चुअल बॉक्स वगैरह, और उसके ऊपर आप मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन्स बना लेते हैं विच आर रनिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस, और हर एक का अपना OS होता है और अपनी बाइनरीज होती हैं और लाइब्रेरीज होती हैं, डिपेंडेंसीज इसकी अपनी पर्सनल टू VM होती है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन होस्ट क्या होता है? The 3 guest operating systems acting as are running as host on a host operating system. तो ये virtualization host है आपका, host operating system. Process of manually reconfiguring hardware and firmware and installing a new OS can be entirely automated. ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। firmware क्या होता है? जी, सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं सब चीजों को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए। Virtualization let us run our applications on fewer physical servers. Physical server 4 हैं, virtual machine हजारों हैं, ठीक है। ये बड़ा आराम से आप कर सकते हैं। Is a separate software container called a VM. While VMs are completely isolated, all the resources like CPU, storage, and networking are pooled together, and they are delivered dynamically to each VM by a software called the hypervisor. तो अब इंटरनेट आपका इस मशीन पे चल रहा होता है, होस्ट पे, लेकिन जब VM चलाते हैं तो वर्चुअल बॉक्स पे VM चलाएंगे तो इंटरनेट उसमें ऑटोमेटिकली, अक्सर होता है ऑटोमेटिक आ जाता है, चाहे आप वाईफाई पे चला रहे हैं चाहे लैन पे चला रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अंदर आपको दे देता है। However, running multiple VMs on the same host leads to degradation in performance. 2 से ज्यादा आमतौर पे फिर सिस्टम बैठ जाता है, ठीक है। Because guest systems have their own kernel. Kernel means the whole operating system, ठीक है। Libraries and dependencies. It takes a large occupation of resources such as this. Also, when we use virtualization, the boot up process takes a long time
दैट वुड अफेक्ट एफिशिएंसी इन केस ऑफ रियल टाइम एप्लीकेशन। वीएम को आप बूट करेंगे ना, तो आमतौर पे विंडोज के बूट से बहुत टाइम ले लेगा वो। Ubuntu तो बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड से बूट होता है, लेकिन वीएम का बूट फिर भी थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि वीएम खुद एक डिपेंडेंसी मोड में चल रही है ना। वीएम इज डिपेंडेंट ऑन द होस्ट ओएस, तो स्पीड पे थोड़ा सा फर्क आएगा। अच्छा, टाइप 1 hypervisor is a hypervisor that runs directly on the host hardware to control the hardware and to manage guest operating system. ठीक है। टाइप 2 run on a conventional OS just other computers program too. तो क्या मतलब हुआ ये? हाँ, that runs directly on the host's hardware. I just forgot about this. I think हम टाइप 1 पे चलते हैं। I think type 2 essentially आपका एक software है। हाँ अच्छा, टाइप 1 ये है कि वो, हाँ सही है, सही समझ में आ गई। टाइप 1 एक्चुअली इज द होल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मुझे विंडोज के ऊपर वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करता हूँ वो टाइप 2 है। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ सर्वर है, उसके ऊपर कोई भी ओएस नहीं है, तो टाइप 1 का जो हाइपरवाइजर है वो अपना पूरा सिस्टम लेके इंस्टॉल करेगा और वो सब कुछ मैनेज करेगा, यानी वो प्योरली डेडिकेटेड रिसोर्सेज होंगे टाइप 1 के लिए। टाइप 2 में तो ये है कि मेरे पास क्रोम भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, साथ ही मैं वर्चुअल बॉक्स डालूं और अब उसके ऊपर वर्चुअल मशीन चलाना शुरू कर दूं। Emulator type होती है। हाँ, टाइप 1 तो ये कि वो सब, इट विल टेक कंट्रोल ऑफ द हार्डवेयर ऑफ दैट सर्वर मशीन एंड देन वर्चुअलाइज द रिसोर्सेज। जी हाँ, टाइप 1 जैसे अभी मैं यहाँ पर जो काम करूंगा वो टाइप 2 है बेसिकली। टाइप 1 ये है कि ये मशीन मैं लूँ, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं है, मैं हाइपरवाइजर डायरेक्टली डालूं और वो बस उसको रिसोर्सेज को लेके उसका काम ही ये वर्चुअलाइज करे। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वीएम के थ्रू ही चलेगा, होस्ट ओएस कोई नहीं होगा उसके अंदर। दैट इज टाइप 1। ठीक है। अच्छा, ये अब विंडोज 10 से ये फीचर आया हाइपर वी, इस पे भी एक हैंड्स ऑन की लैब हमें करनी है, क्योंकि ये मैंने फिलहाल ट्राई नहीं किया। आई थिंक ये जो डॉकर फॉर डेस्कटॉप है वो ये चल रहा है, तो इसके अंदर जो है ना वो मे बी ये फीचर इस्तेमाल होता हो, लेकिन आप वर्चुअलाइजेशन हाइपर वी के थ्रू बड़े आराम से कर सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल में इसमें अब आपको उसकी भी जरूरत नहीं है, होस्ट वगैरह यानी टाइप 2 हाइपरवाइजर बनाने की जरूरत नहीं। हाइपरवाइजर इज हाइपर वी, वर्चुअल बॉक्स की जरूरत नहीं है। अब हाइपर वी के थ्रू आप सब काम कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स बनाए, सब कुछ करें। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप खुद भी करके देख सकते हैं, इसको देख लेंगे। बहरहाल हाइपर वी है, ये ऑरेकल का वर्चुअल बॉक्स है और ये VMware के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, वर्कस्टेशन प्रो। Amazon मशीन इमेज इज ऑल्सो, जैसे इसका ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि ये भी VMs होती हैं। बाकी ये कुछ ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स हैं। हाइपर VM ये कुछ थोड़ा सा एडवांस्ड है, ज़ेन वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट, क्रॉस डाटा सेंटर डिप्लॉयमेंट, ये एडवांस लेवल के ऊपर। अगर आपको टाइप, मेरे ख्याल में ये टाइप 1 टाइप की चीजें हैं। ठीक है। ये जो वर्चुअलाइजेशन मैनेजर जो है ना, जैसे आपका DBMS होता है, डेटाबेस का पूरा मैनेजर मॉड्यूल होता है उसके अंदर, तो आई थिंक ये वो चीज़ है। तो इसके अंदर वेब बेस्ड ग्राफिकल GUI, जो कि CLI वालों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है, वरना CLI पे काम करना मुश्किल काम होता है। इंटेलिजेंट IP हैंडलिंग, तो आई मीन यू कांट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम एन ओपन सोर्स सिस्टम। ठीक है, जितना वो कर रहे हैं बस ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली के मल्टीपल VMs लीड्स टू अनस्टेबल परफॉर्मेंस, मतलब स्पीड स्लो हो जाती है, हैंग करता है, VMs हैंग कर जाती हैं। बिग डेटा के केस में तो VMs अक्सर हैंग करती रहती हैं। अगर आप इस किस्म के PC पे काम कर रहे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट मच। अगर आप 2 चला रहे हैं उसकी बात करो। ठीक है। हाइपरवाइजर्स आर नॉट एज एफिशिएंट एज द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जाहिर सी बात है। उस केस में आप टाइप 1 कर लें, लेकिन क्लाउड, अगर आप अपना क्लाउड डेटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं तो क्या लेंगे, टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1 लेंगे ना। उस केस में तो स्पीड का प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि स्पेस बहुत है। ठीक है। लेकिन हम जैसे लोगों ने जब अपने लैपटॉप्स पे बिग डेटा का काम करना है तो उनके लिए फिर टाइप 2 है, तो वो उसमें अनस्टेबल हो जाता है। बूट अप प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड इज वेरी लॉन्ग। यहां से फिर आपके पास क्या आई, कंटेनराइजेशन। ठीक है। कंटेनराइजेशन की डायग्राम पहले देख लें। सिंपली इस डायग्राम में और इस डायग्राम में फर्क ये है, यहां पर VM के अंदर ही गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। क्यों चल रहा है आप बता सकते हैं?
व्हाई कांट आई डू लाइक दिस? मैं कहूँ कि भाई आप अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करें, आप एप्लीकेशन बनाएं, ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको क्या जरूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास है ना। जब आप हाँ हमारे जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे different एक में लिनक्स इस्तेमाल कर रहा है, लेट्स से कि सेम है, लेट्स से कि सेम है, लेकिन सर हमें फाइल सिस्टम पे भी हमें अलग-अलग रखना है। फाइल सिस्टम वगैरह हाँ मैं भी ये कह रहा हूँ कि आप लॉजिकली ये बात सोचें कि यहाँ पर हमने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों दिया हुआ है, इसका जवाब बताएं। उसको डिफरेंटली मैनेज करना है ना, उसको उसकी हमें जो है वो फाइल सिस्टम या उसकी मेमोरी मैनेजमेंट या उसको चार शेड्यूल अगर मैं आपको ये कहूँ, इंटीग्रेशन होना चाहिए किस तरह से। देखें मैक के केस में आई कैन हैव एन एप्लीकेशन जिसके अंदर मैक चल रही है, उस एप्लीकेशन को रिसोर्सेज चाहिए, चाहे मैक पे एप्लीकेशन चल रही है, मैक की एप्लीकेशन का एमुलेटर तो मैं बना सकता हूँ ना, एमुलेटर इटसेल्फ इज एन एप्लीकेशन, लेकिन उस एप्लीकेशन को चलने के लिए क्या चाहिए, क्या रिसोर्सेज? हाँ मैकबुक, हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए ना, रैम चाहिए, कैश चाहिए, बसेस चाहिए, आर्किटेक्चर चाहिए। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम यही काम कर रहा होता है। ये थोड़ी है कि मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम कोई दूसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, लिनक्स को और काम कर रहा है। नहीं हैंडल डिफरेंटली नहीं हो रहा, एप्लीकेशन लेवल पे डिफरेंस आ रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि जी मैं विंडोज पे मैक चला रहा हूं तो मुझे तो अपना अलग ओएस करना है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ओएस का जो काम होता है वो इज टू प्रोवाइड अ बेसिक सेट ऑफ सर्विसेज टू दी एप्लीकेशन, जो कि रैम है, हार्ड डिस्क इन द फर्स्ट प्लेस, बाकी सब चीजें उसके साथ साथ होती है। तो मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे मैंने गेस्ट ओएस अंदर क्यों डाला हुआ है? इन्होंने कहा कि जी इसके बगैर गुजारा नहीं है, और कोई जवाब है जी? गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नहीं पता था कि वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये समझ रहे थे कि वो इंडिविजुअल एक सिस्टम है with its own single operating। नहीं क्यों नहीं पता होता उसको? It doesn't know that it's an individual। तो उससे क्या हो, उससे क्या हो? ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर हमने इस तरह किया हुआ है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने इंटेलिजेंट थोड़ी बनाना है। जी आप बताएं। उसको जरूरत क्या है शेयर करने की? हर एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली चल रही है। देखें हार्डवेयर तो है यहीं पे नीचे, हार्डवेयर इसके अंदर थोड़ी है। हाँ हाँ तो हार्डवेयर शेयर हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि मेरा सवाल ये है कि इन्होंने यहाँ पे अलग क्यों किया हुआ है? अलग उन्होंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई जब भी मेरी एप्लीकेशन को रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो मैं अपने गेस्ट से राब्ता कर लूंगा, होस्ट से राब्ता नहीं करूंगा। एक तरीका है सोचने का कि वीएम को उन्होंने कहा कि वीएम को आप बिल्कुल पैक करके अलग कर दें। अब गेस्ट ओएस होस्ट से बातचीत करता रहे, क्यों बातचीत कर रहा है वो? क्योंकि हार्डवेयर नीचे, ये इसीलिए बातचीत कर रहे हैं कि हार्डवेयर तो एक्चुअली होस्ट के पास है ना, गेस्ट तो सिर्फ एक सिमुलेशन है। गेस्ट के पास हार्डवेयर थोड़ी है ये कि मैंने गेस्ट ओएस के अंदर अपनी रैम इंस्टॉल की हुई है, ऐसा तो नहीं है। रैम तो मैं उसको खुद डेडिकेट कर रहा हूँ। तो वीएम के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे माइंडसेट का एक प्रॉब्लम है। हम ये समझते हैं कि भाई मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि गेस्ट कितना इस्तेमाल हो रहा है, मेरा कंसर्न ये है कि मेरा ओएस अलग पड़ा होना चाहिए बस। मुझे किसी से गर्ज नहीं है कि होस्ट क्या है, अगली वीएम में क्या पड़ा हुआ है, तीसरी में क्या पड़ा हुआ है। मुझे बस अपना एनवायरनमेंट चाहिए, मैं उसके साथ काम करूंगा, उसके मैं स्नैपशॉट लगाऊंगा, मुझे अलग इंडिपेंडेंट चाहिए। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई अगर आपकी सोच गलत है, क्योंकि आपके पास हार्डवेयर तो है नहीं, जब भी आपको कैश चाहिए, जब भी आपको रैम चाहिए, आप मुझसे राब्ता करें, मैं आपको दे दूंगा। आपको अलग अलग गेस्ट लगाने की क्या जरूरत है? ये भी तो एक सोच हो सकती है ना। तो यही सोच हमारी कंटेनर्स के अंदर है कि भाई आपको यहाँ पे यू डू नॉट नीड टू हैव अ सेपरेट गेस्ट ओएस, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। समझ आ रही? आपका काम ये है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन को, जिसको अब हम कंटेनर कहेंगे, आप एक लाइट वेट किस्म की चीज बना लें, क्योंकि आपका मकसद एप्लीकेशन एज अ डेवलपर, आपका ताल्लुक किसी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या होस्ट से या हार्डवेयर से है ही नहीं, आपको कंसर्न ही नहीं उस चीज से। आप तो कहते हो यार मेरा नेविगेटर है, मेरा वीएस कोड है, ठीक है, मैंने उसके ऊपर ये पाइथन लिखना है, ये जेसॉन लिखना है, ये वेब सर्वर चलाना है, इनके साथ ये कम्युनिकेट करवानी, ये वेबसाइट अप करनी, बस मुझे इससे गर्ज है।
मुझे इससे क्या गर्ज है कि बैक एंड पे लिनक्स चल रहा है या बैक एंड पे सेंटोस चल रहा है या मैक चल रहा है, मुझे इससे कोई गर्ज है ही नहीं। और इस किस्म के कामों के लिए आमतौर पे डेवलपर्स कंसर्न करते भी नहीं है। हार्डवेयर का प्रॉब्लम आता है तो किसको बुलाया जाता है? आईटी वालों को। अभी हार्डवेयर आपने आईटी को बुला ली, तो मैं सॉफ्टवेयर का आदमी, मुझे इससे कंसर्न नहीं है। तो भाई अगर आपको कंसर्न नहीं है तो आप निकाल दें, तो आप गेस्ट को निकालें, मैं नीचे हूँ, ठीक है। अगर आपको हार्डवेयर चाहिए, रैम चाहिए, मैं आपको रन टाइम पे दे दूंगा। अब उससे फायदा ये हुआ कि एप्लीकेशन का साइज जो है वो बहुत कम हो गया, और मैंने एप्लीकेशन को पैकेज किया है। मैंने उसको खुला नहीं छोड़ दिया कि घोड़ा मैंने खुला छोड़ दिया, भागम दौड़ी हो रही है पूरे मैदान में, ऐसा नहीं है। इट इज स्टिल अ पैकेज लाइक अ वीएम, बट नाउ इट इज अ वेरी लाइट वेट पैकेज। उसका साइज बहुत कम हो गया है, वो हल्का हो गया है। तो अब मेरे पास एक, जहां पर एक सिस्टम के ऊपर 2 VMs पॉसिबल थी, अब एक सिस्टम के ऊपर मेरे पास 50 कंटेनर्स पॉसिबल हैं। एक में हाइव चल रहा है, एक में स्पार्क चल रहा है, एक में मोंगोडीबी चल रहा है, एक में एनजिंक्स चल रहा है, एक में 2-3 में हडूप का क्लस्टर चल रहा है, और सारे VMs आपस में, सारे कंटेनर आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को डेटा पास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और हर कंटेनर इंडिपेंडेंट है, हर कंटेनर का एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंट है, लाइट वेट है। मैं अपना कंटेनर आपको दे दूं, भाई ये एनजिंक्स का कंटेनर चल रहा है, इसको इस्तेमाल कर लो, डेवऑप्स का मसला भी हल हो गया। भाई आपने एनजिंक्स का कौन सा वर्जन डाउनलोड किया था यार, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन वो कंटेनर मैं आपको इमेज दे देता हूँ, वहां हब पे पड़ा हो, इमेज डाउनलोड करें, वही कंटेनर है, वही एनजिंक्स है, बचा लें आप, कंपैटिबिलिटी का मसला भी खत्म। सही है। तो ये सोच का फर्क है जी। जी जी अब देखिए ना, लॉजिकल बात ये ना कि डॉकर की डिपेंडेंसी अब आपके अपने होस्ट पे आ गई ना। तो अब डॉकर का अगर आपने आर्किटेक्चर चलाना है तो आपका होस्ट अब पावरफुल होना चाहिए, और उसकी वजह से हमारे एडवांटेजेस कहीं ज्यादा हैं उसके डिसएडवांटेजेस के मुकाबले में। अभी तक तो कोई ऐसा वाजे उसका डिसएडवांटेज नहीं है कि हम कहें कि यार टेक्नोलॉजी को चेंज होना चाहिए, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, फिर आप लोग का ब्रेक ले लें, फिर इंशाल्लाह ताला 10-15 मिनट में मिलते हैं। Okay, so we saw these containers, the advantages, they're lightweight. So this is the table that we have just seen. Okay. So यहाँ पर ये this is the main thing कि containers are pretty light and virtual machines are heavy. Limited performance due to the availability of guest operating system और presence कह लें। यहाँ पे guest operating system नहीं होता तो जो performance होनी चाहिए वो होती है speed के हिसाब से। That's called native. यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वर्चुअलाइजेशन का प्रॉब्लम ये है कि ऐसा माइंडसेट कि मुझे फुल आइसोलेशन चाहिए चाहे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ, आई नीड द गेस्ट ओएस। तो डॉकर इज अ कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म दैट पैकेजेस योर एप्लीकेशन। तो डेवऑप्स में अब क्या होगा, आई वाज टेलिंग यू कि जो डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स आर गोइंग टू क्रिएट द होल डॉकराइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज डॉकर्स कैन टॉक विद ईच अदर। जैसे VMs आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, लेकिन 2 से ज्यादा हम करते नहीं हैं क्योंकि वो हैवी पड़ जाती हैं अगर हम टाइप 2 पे चल रहे हैं। टाइप 1 पे खैर मसला नहीं होता, ठीक है। AMI वगैरह ये सब टाइप 1 है, ठीक है। तो मैंने पूरा एक डेवलपर्स ने आर्किटेक्चर बना लिया अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। डॉकर के अंदर तो मेरा पर्सनल डेटा नहीं है ना भाई, एक एनजिंक्स का कंटेनर है, उसके अंदर मेरा पर्सनल डेटा थोड़ी है। तो मुझे किसी से कंटेनर शेयर करने में क्या कबाहत है? समझ में आ रही बात की? यू अंडरस्टैंड? मैंने एनजिंक्स का सर्वर डाउनलोड किया, उसके ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर ली कंटेनर के अंदर ही। जो एनजिंक्स का कंटेनर था, एनजिंक्स वेब सर्वर है या कोई भी है, तो मैंने उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर ली और कंटेनर की स्टेट को सेव कर दिया। राइट? सही है। अब वो कंटेनर 4-5 और चीजों के साथ मैंने पूरी आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, एनालिसिस हो रहा है, मोंगो भी चल रहा है, हडूप भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, सारे डॉकर्स आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मेरा पूरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पड़ा हुआ है। उसको मैंने पैकेज कर दिया एक एज अ कंप्लीट एप्लीकेशन। सही है। अब कितने डॉकर्स हैं जी? 35 डॉकर चल रहे हैं आपस में। पैकेज करके मैंने एक पैकेज बना के इमेज बना दिया उसका, और इमेज मैंने एक रिपोजिटरी में डाल दी।
ठीक है। और मैंने डेवलपमेंट वालों को ईमेल लिखी, टेस्टिंग वालों को मैंने कहा कि भाई बात ये है कि आप विंडोज फॉर डॉकर इंस्टॉल कर लें, और वो तो इंस्टॉल करना कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। आपके पास विंडोज मशीन चल रही है, और फिर आप डॉकर हब के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है, और फिर आप कमांड लाइन पे जाएं और वहां पे अपने अकाउंट पे कनेक्ट करें और उसके थ्रू जो है डॉकर फॉर डेस्कटॉप पे साइन इन कर दें। फिर आप कमांड लाइन पे जाएं, आप इमेज फला इमेज डाउनलोड करें, डॉकर पुल इमेज का नाम, सही है, तो वो इमेज आपके डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप ये करें, ये करें, ये करें, फिर आप ये बटन दबाएंगे, ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, तो पूरी एप्लीकेशन जो है वो आपके यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगी। अब आप उसके साथ जो है ना अपना टेस्टिंग वेस्टिंग जो आपने करनी है वो कर लें। हाँ, ये प्रॉब्लम आएगी कि टेस्टिंग वालों को भी अपने डॉकर्स चाहिए होंगे, क्योंकि उनके भी तो अपने सॉफ्टवेयर है ना भाई। अब उनके सॉफ्टवेयर आपके डॉकर्स के साथ किस तरह बातचीत करेंगे, उसके लिए फिर एक काम करना पड़ेगा, लेकिन वो वन टाइम एक्टिविटी है। मतलब ये अभी हम इसकी बात जेनकिंस की बात करें तो जेनकिंस को लेट्स से कि मैं डॉकर के अंदर चला रहा हूँ, चलाना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब चीजें डॉकर पे चल रही हैं। तो जेनकिंस का डॉकर मेरे डेवलपमेंट के डॉकर्स के साथ कैसे बातचीत करेगा, उसके लिए मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन वंस वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, बस फिर सब चीजें बस बटन के ऊपर है कि जब भी डेवलपर्स अपना इमेज को बदलेंगे, मतलब मैंने नया कोड लिखा, दोबारा से पैकेज किया, इमेज अपलोड किया, मैंने यहाँ पे दोबारा इमेज डाउनलोड किया, दोबारा से पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई, फिर मैंने एक और कमांड लाइन की तो मेरे डॉकर्स कनेक्ट हो गए और मेरी सारी टेस्टिंग का रिजल्ट आ गया। तो ये सारा काम जो है आधे घंटे में हो जाएगा अगर आपने एक दफा सब काम कर ली है। तो टेस्टिंग ओके हो गई, बस आगे फिर आपने वही पैकेज बनाया, टेस्टिंग वालों ने वो प्रोडक्शन वालों को दे दिया, उन्होंने एक कमांड एग्जीक्यूट की, जाके पूरी एप्लीकेशन सर्वर पे डिप्लॉय हो गई, चलना शुरू हो गई। बाकी आप वेब सर्वर पे जाके जो मर्जी करना चाहते हैं वो कर लें, सही है। इट्स दैट सिंपल नाउ, ऑल्दो मतलब प्रोसेस के हिसाब से सिंपल है, लेकिन डॉकराइज्ड आर्किटेक्चर बनाना इतना सिंपल काम नहीं है, उसके लिए ट्यूनिंग श्यूनिंग बहुत करनी पड़ती है। बहरहाल सीमलेसली इन एनी एनवायरनमेंट, अब आप ये चीजें तो आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डॉकर का इंजन वही चीज है जो आपने ऊपर देखी है। ईच एप्लीकेशन विल रन इन अ सेपरेट कंटेनर और उसकी अपनी डिपेंडेंसीज होंगी, प्रोसेस लेवल आइसोलेशन मिलेगा आपको, मीनिंग ईच एप्लीकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एप्लीकेशंस, दैट्स द मेन पॉइंट, सही है। ऑल्दो वो आपस में बातचीत करें कि इंटरनली वो बिल्कुल वीएम की तरह ही है, सही है। मैं उनके इंटरनल रनिंग में कोई मतलब मैं कहूँ कि जी आप एनजिंक्स का वर्जन 3.8 चल रहा है, तो आप इसको 3.9 में कन्वर्ट कर दें, वो कहेंगे कि भाई आप 3.9 का अलग इमेज डाउनलोड कर ले जाके, ठीक है। कंटेनर के अंदर आप चीजें चेंज नहीं कर सकते। As a developer, you can build a container which has different applications installed on it and give it to my QA team who will only need to run the container to replicate the developer environment. ये चीजें अब आपके समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अभी आपका क्विज भी है इंशाल्लाह। Benefits of Docker. The QA team does not need to install any dependent software applications. सिर्फ आपने इमेज डाउनलोड करना है डॉकर का और उसकी वो फाइल एग्जीक्यूट करनी है, YML फाइल है, उसको आपने डॉकर कंपोज के थ्रू आपने उसको चला देना है, पूरी एप्लीकेशन आपकी डिप्लॉय हो जाएगी, ठीक है। आपको खुद कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें कंटेनर में चल रही होंगी। ये चीजें अब आप एक्सप्लेन करने के लिए आपके लिए आसानी है। डॉकर के अंदर भी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, डॉकर का एक सर्वर होता है और डॉकर का एक स्लेव नोड होता है या मल्टीपल स्लेव नोड्स होते हैं। हाँ, जब आप डॉकर चलाएंगे तो वो सर्वर उसका एक चलता है, वो आपकी एक्सेस में नहीं होगा, लेकिन जो भी आप डॉकर के साथ काम करेंगे इट्स बिकॉज ऑफ दैट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। डॉकर क्लाइंट जो है उसके अंदर क्या है, डॉकर बिल्ड, ये बिल्ड एप्लीकेशंस, डॉकर पुल इमेज को पुल करना, डॉकर रन इमेज को रन करना, या बेसिकली इमेज डाउनलोड करते हैं, इमेज को रन करते हैं तो कंटेनर बन जाता है, चाहिए। तो इमेज एक सुपर पैकेज है और कंटेनर एक सब पैकेज कह लें हम, ठीक है। तो बेसिकली आप इमेजेस को डाउनलोड करते हैं। द क्लाइंट अप्रोचेस द डॉकर डीमन दैट फर्दर हेल्प्स इन बिल्डिंग, रनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डॉकर कंटेनर। कोई क्लाइंट सर्वर वाली कहानी है कि सर जो क्लाइंट है वो सर्वर से कहेगा जी मुझे ये चीज चाहिए, तो सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। डॉकर क्लाइंट एंड डॉकर डीमन कैन बी ऑपरेटेड ऑन द सेम सिस्टम, अदरवाइज वी कैन कनेक्ट द डॉकर क्लाइंट टू द रिमोट डॉकर डीमन। तो डॉकर के अंदर क्लस्टर भी बन सकता है, मतलब डॉकर सर्वर, डॉकर डीमन जो है वो किसी और पीसी पे चल रहा है, डॉकर क्लाइंट किसी और पीसी पर है और आपस में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये हो सकता है।
लेकिन हम इस कोर्स के अंदर सिंगल पीसीबी सब कुछ करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। बोथ कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग द रेस्ट एपीआई एंड ओवर यूनिक सॉकेट्स और अ नेटवर्क। रेस्ट एपीआई के थ्रू डॉकर क्लाइंट और सर्वर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। रजिस्ट्री आपको पता ही है, रजिस्ट्री का क्या, विंडोज रजिस्ट्री क्या क्या करती है, या जो आमतौर पे बाजारों के अंदर जो शॉपकीपर्स रजिस्ट्री करते हैं, क्या क्या रजिस्ट्री होती है? वो रिकॉर्ड रखते हैं हर चीज का कि कौन सा सॉफ्टवेयर कब इंस्टॉल हुआ था, कौन सा वर्जन है। यही चीज यहाँ पर भी है, बाकी तो क्लाइंट है और होस्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्लाइंट है जो आपके एक्सेस में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कमांड लाइन के ऊपर तो आप लिख दें डॉकर ps, ठीक है। तो अभी तो खैर कोई कंटेनर वगैरह चल नहीं रहा, तो ये अब आप CLI पे कमांड लाइन के ऊपर हैं, ठीक है। डॉकर पुल, अगेन अभी हम देख लेते हैं कमांड्स, इसको चेक करते हैं। डॉकर रन, ये सब आप इस तरह की बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारी तो नहीं है, तकरीबन 10 से 15 हैं जिसका आपको हिसाब किताब रखना है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। और डीमन इज द सर्वर, जिसको आप होस्ट भी कहते हैं, वो सारी चीजें हिसाब किताब रख रहा होता है, उसी से आप क्वेरी करते हैं और चीजें पूछते रहते हैं, और पीछे वो रजिस्ट्री को इस्तेमाल कर रहा होता है। इट्स अ बेसिक OS लेवल मैकेनिज्म, ठीक है। और ये बता रहे हैं उसके पाथवेज हैं। पुल पे आप यहाँ जाएंगे, हाँ रजिस्ट्री जैसे इट मींस द डॉकर हब बेसिकली ना। तो इस पे आप लोग सब अपने अकाउंट बना ले डॉकर हब के ऊपर ना। इसके बाद आपने पूरे ड्यूरिंग द होल कोर्स आपने इसको वो करना है, अपने अपने कंटेनर्स बना के अपने उस पर डाल लें। वो एंड में फिर मैं आई थिंक अच्छा कोशिश करते रहे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। सो ये आई हैव नॉट डन मच। ये वो कह रहे हैं डाउनलोड कर ले, डाउनलोड तो खैर मैंने कर लिया है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देखें ना, पाइथन का अपना डॉकर है, 1 बिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये एनाकोंडा नेविगेटर वगैरह ये मैं नहीं चलाऊंगा, तो डॉकर डाउनलोड कर लें। डॉकर के अंदर सब चीजें अब देखें, यूबुंटू का डॉकर बना हुआ है, बिजीबॉक्स मुझे नहीं पता, पाइथन, MariaDB, दिस इज आल्सो द डॉक्यूमेंट लेवल डेटाबेस। जैसे ये है ना आपका काउच और मोंगो, ये भी बहुत मशहूर है बिग डेटा के सोल्यूशन। देखो MariaDB का डॉकर पड़ा हुआ है, MySQL, Postgres, डॉकर का अपना डॉकर है, RabbitMQ। ये वो क्यूइंग सिस्टम है, ये चीजों को स्पीड अप करने के लिए, स्ट्रीम डेटा को इस्तेमाल करने के लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं, ActiveMQ, RabbitMQ। हम लोग खैर काफका वगैरह इस्तेमाल करेंगे, काफका और स्पार्क जो कि ज्यादा इस वक्त मशहूर है। तो आप ये सब चीजें यहाँ पे आपके पास सब चीजों के बने बनाए इमेजेस मौजूद हैं। अब जैसे आप कहें काफका, तो ये बिट नामी का काफका वेरीफाइड पब्लिशर, अपाची काफका पूरा का पूरा डॉकर बना हुआ है। हमें आपको खुद काफका इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, विंडोज के ऊपर चलेगा, ठीक है। ऑल्दो वो एक लिनक्स एनवायरनमेंट पे चलेगा, लेकिन वो आपको उसका एहसास नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसने सारा पीछे वर्चुअलाइज किया हुआ आपके लिए। इसी तरह हडूप के भी कुछ स्टैंडर्ड हैं, 2-3 कंपनीज हैं जो बना रही हैं। रेंचर तो आई थिंक दिस इज अ न्यू वन, ये है BDE 2020, इस पे जरा हम लोग फोकस करेंगे। ये हडूप का डेटा नोड, हडूप का नेम नोड, ये देखिए सब चीजें उसके साथ आ रही हैं। अब इसको किस तरह से लेके चलना है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन पड़ी हर चीज हुई है। अगर आप स्पार्क हाइव देखें, अपाची हाइव, तो ये सॉरी अच्छा वो दूसरा ले रहा है उसको, ये हडूप के साथ ही होगा कहीं, हाइव जो है ना, ये है हाइव MQ, हाइव कम्युनिटी एडिशन, MQTT प्रोग्राम नहीं, ये कुछ और चीज है। मेरे ख्याल में हाइव की उसके साथ ही होगी, ये जरा चेक करना पड़ेगा, इसको अभी देख लेते हैं। हडूप बेस इनके अंदर ही होगा, ये HBase का आ गया, AI ऐप HBase। तो ये इंस्टॉल करके देखना पड़ेगा कि किस तरह चल रहा है, क्या चल रहा है। डैजॉब ने भी दिया हुआ है, तो मुख्तलिफ यूजर्स ने HBase की फंक्शनैलिटी दी होगी, देखें हडूप के कितने ज्यादा हैं। तो खैर अब इनको डाउनलोड करके आपस में कम्युनिकेट करवाना, चलाना, ये वो काम है जो आप लोगों ने कोर्स में करना है। आपके लिए अभी काम बहुत आसान हो गया है, कम से कम ये कि आपको मुख्तलिफ पीसीज नहीं चाहिए, लेकिन इन डॉकर्स को आपस में बातचीत करवाना, डॉकर्स की रनिंग को समझना, ये मुश्किल काम है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इन द असाइनमेंट्स, वो सब चीज़ों में हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी आपको जितना हेल्प कर सकता करूँगा।
तो अब बाकी जितनी भी चीजें आपको चाहिए, Nginx आप ले लें, Nginx के तो उसका ऑफिशियल इमेज पड़ा हुआ है, Nginx का अपना डॉकर, देखें उनका अपना डॉकर अकाउंट है ये। तो वेब सर्वर आपको कोई और कौन कौन से वेब सर्वर्स हैं जो मशहूर है? हाँ, AWS का तो नहीं होगा इसके अंदर। हाँ, MongoDB तो वो तो 100% आपको मिल जाएगा, वो तो ऑफिशियल इमेज उसका है, वो तो कोई पर कहने का मकसद ये है कि ये सब चीजें, ये रजिस्ट्री हमारी ये है। अच्छा, जब आप अपना कोई इमेज क्रिएट करेंगे, वो तो आप लोगों ने इमेजेस क्रिएट करने हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है, आप फिर अपने डॉकर अकाउंट पे उसको पुश करेंगे। आई पुल इमेजेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जाता हूँ तो मैं इसके पेज पे गया, अब डॉकर पुल मोंगो, ये मैं वहाँ कमांड लिखूंगा तो MongoDB का पूरा इंस्टेंस मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं रन करूंगा उसको तो मोंगो चलना शुरू हो जाएगा। फिर आई विल लॉग इन इनसाइड द कंटेनर, मैं कंटेनर के अंदर जाऊंगा पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करके, और फिर MongoDB मेरे हाथ में, जो मर्जी करूं। सही है, समझ में आ गई? तो ये देखें, इसके 1 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। कि बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि भाई, इससे आपको पता चलता है कि कंटेनर्स कितने वो हो गए हैं और ये खुद कितना मशहूर है। अच्छा, इसमें होता ही है कि हर एक के साथ अपना टैग एक होता है, क्योंकि अब जैसे मैंने मोंगो कंटेनर डाला, अब हो सकता है मैं उसको अपडेटेड वर्जन डालूं, तो अपडेटेड वर्जन का टैग लेटेस्ट के साथ आएगा, कोलन लेटेस्ट, तो बाय डिफॉल्ट वो लेटेस्ट ही डाउनलोड करता है, अनलेस कि आपके पुराना वर्जन वो करना चाहें। ये देखें, अब ये इसके मुख्तलिफ टैग्स हैं, लेटेस्ट का ये आ रहा है और ये उसका पुराने वाला है। अब बिलफर्ज किसी ने इस चीज के ऊपर शुरू किया था काम, ठीक है, इस टैग के ऊपर शुरू किया था, तो क्या होगा कि अब मैं उसको बता दूंगा टेस्टर्स को कि भाई ये वाला हमने इस्तेमाल किया, या फिर मैं उसको जो फाइल बना के दूंगा उसमें ये वाला वर्जन डाउनलोड हो रहा होगा, ठीक है, तो वो कंपैटिबिलिटी का कोई इशू नहीं आएगा फिर, क्योंकि ओपन सोर्स में MongoDB भी ओपन सोर्स है, तो ये प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। बहरहाल ये हमारी रजिस्ट्री है जिसके थ्रू आपका जब आपका ये चल रहा है, इसके पीछे सर्वर है, सर्वर उससे कनेक्ट करता है, ठीक है। बाकी सब चीजें, ये ऑल ऑफ दीज आर इमेजेस, ठीक है। इमेज को रन करते हैं तो वो कंटेनर बन जाता है, और एक इमेज के मैं मल्टीपल कंटेनर्स लॉन्च कर सकता हूं। मैं MongoDB 3 दफा चला दूं तो 3 अलग कंटेनर्स चलना शुरू हो जाएंगे। ये कितनी आसानी है, ठीक है, और स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कंटेनर के अंदर चल रहा है, कंटेनर तो लाइट वेट होता है। अगर मैं 3 इंस्टेंसेस इस डेस्कटॉप पे चलाऊं लैपटॉप पे तो बहुत भारी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर मैं 3 कंटेनर्स के अंदर चलाऊं तो बहुत हल्के चलेंगे और आपस में वो बातचीत भी कर सकते हैं। मतलब मैं MongoDB का क्लस्टर चला सकता हूँ इसके ऊपर पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो डॉकर इमेज अब आपको समझ में आ गई है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डॉकर, ये टेम्पलेट होता है जिसके थ्रू आप कंटेनर्स को क्रिएट कर सकते हैं। और कंटेनर क्या होता है, वो इमेज का इंस्टेंस होता है, जैसा कि क्लास का इंस्टेंस एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ VM क्रिएटेड फॉर द इंस्ट्रक्शंस फाउंड विद इन द डॉकर इमेज। तो डॉकर इमेज के अंदर सारी चीजें होती हैं कि कंटेनर क्या करेगा लॉन्च होके ना, वो इमेज की डेफिनेशन में सब चीजें आती हैं। रनिंग इंस्टेंस होता है। डीमन क्या होता है, डीमन इज लाइक द सर्वर, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट लेता है और रजिस्ट्री से सर्व करके देता है, जो खुद कर सकता है वो खुद करता है। अब जैसे ये सारी इसके पास लिस्ट होती हैं। अब इसके अंदर जो विंडोज फॉर डॉकर में ये जब कंटेनर्स चल रहे होंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आएगी, ठीक है, और 50-60 भी चल रहे हो तो कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने आपको, डीमन तो एक ही होगा ना, डीमन तो एक सर्वर, आप सर्वर को कह लें। अभी फिलहाल ये एल्पाइन गिट वगैरह, ये असल में वो जो आपका ट्यूटोरियल है ना उसके थ्रू था, ये इमेजेस हमें डिलीट करने हैं। सो आई जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दीज राइट नाउ। ये तो फिर आपको वो, आई गेस आप लोगों ने सबने इंस्टॉल कर लिया होगा जी। इंस्टॉल हो गया था, तो उसके बाद फिर बोल रहे थे कि आपको लिनक्स का कुछ डालना था, एनवायरनमेंट क्रिएट करना। भाई ये कोशिश करें, विंडोज पे ये चीज बेस्ट चलती है। WSL एनेबल रखें जब इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इसमें अभी दिखा देता हूँ। WSL का वो टिक रखें तो इट शुड नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स, वरना आप विंडोज अपडेट कर लें शायद उसका प्रॉब्लम हो। तो ये दिस इज द मेन थिंग जो मैं आपको बता रहा था ना कि एनवायरनमेंट भाई, अब आपकी कंपनी में 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सही है, तो हर प्रोजेक्ट अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर ले,
उसके अंदर अपने डॉकर्स चलाए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले। मैनेज तो एक ही बंदा करेगा ना उसको, सही है। तो इस तरह मे बी आप लोगों को भी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, तो एनवायरनमेंट की लिस्ट यहाँ पर आएगी। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेसिकली एक स्टेजिंग एरिया टाइप की चीज है कि अगर कंटेनर चलते चलते कोई डेटा आपने स्टोर करना है तो वॉल्यूम्स के अंदर कर सकते हैं। बल्कि आई थिंक बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम क्रिएट हो भी जाते हैं, कंटेनर्स के चलाते हो ना, बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं। या आप अलग से वॉल्यूम देखें, आप न्यू वॉल्यूम बना सकते हैं, तो वॉल्यूम बना लें आप, लेट्स से के टेम्प, ठीक है। सर जो सर्विसेज रन करते हैं वो हर कंटेनर में अलग-अलग अपनी होंगी या वो पूरे ग्लोबल लेवल पे रन करती है फिर हम कंटेनर इटसेल्फ इज अ सर्विस। कंटेनर जैसे एनजिंक्स का कंटेनर चल रहा है, वेब सर्वर है, वो तो सर्विस है। कंटेनर इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज सर्विस, और मुख्तलिफ सर्विसेज आपस में फिर बातचीत करती हैं। तो अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो फिर हम वो उसी तरीके से उनको डील करेंगे आपस में। देखिए, इंस्टेंस ना कहें, कंटेनर कहें, सही है। अगर आपने एक एप्लीकेशन, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनानी है, उसमें आपको 5-6 मुख्तलिफ किस्म के कंटेनर चलाना है। एक मोंगोडीबी का कंटेनर चल रहा होगा, एक वेब सर्वर चल रहा होगा, ठीक है, 1-2-3-4 और नॉर्मल चीज़ों के, लेट्स से कि आपने पाइथन पे भी कोई काम किया है, VS कोड के अंदर आप सब काम कर रहे हैं, तो VS कोड का एक कंटेनर चल रहा होगा। VS कोड का पता है ना आप सबको? तो VS कोड एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, उसमें लेट्स से कि वो सारी चीज़ें, और VS कोड भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके लिए ना, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन जरा देख लीजिएगा, इंस्टॉलेशन करके लाएं आप लोग। इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम, लेकिन वो ऑटोमेट होता ही है कि वो खुद ब खुद पैकेजेस आपको खुद पॉपअप कर देता है कि ये VS कोड की एक्सटेंशन है, ये आप कर लें। डॉकर भी उसके अंदर सब चीजें, डॉकर फाइल वगैरह आपने लिखनी है, डॉकर फाइल पे काम करना है, YML फाइल्स लिखनी है, वो VS कोड में लिख लें। VS कोड भी मेरे ख्याल में इसकी रिक्वायरमेंट के अंदर है, इंस्टॉलेशन करते वक्त आएगा, वो इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा। आप कहते हैं मैं आपको करके दिखा देता हूँ इंस्टॉलेशन। इस लेवल MS लेवल पे तो जरूरत नहीं है, आप लोग कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी वो खैर हमने वो किया नहीं ना, जब एनवायरनमेंट वगैरह क्रिएट करेंगे तो फिर ये अभी सैंपल रन करते हैं, तो अभी आपको चीजें दिखा रहा था, ठीक है। ये दिस इज योर अकाउंट, ये आपको बनाना होगा, और ये आई गेस या सो दिस इज जस्ट लाइक दी कुबरनेटिस। क्या होता है, क्या मतलब है? बेसिकली कंटेनर्स को डील करता है मल्टीपल कंटेनर्स एप्लीकेशन जब आपने करनी हो तो कुबरनेटिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, लेकिन वो जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको कॉन्फ़िगर करना। मुझे नहीं पता कि अभी ये लोग कहाँ तक पहुंचे हैं इसके अंदर, और इसके अंदर तो अभी सपोर्ट नजर ही नहीं आ रही, लेकिन कुबरनेटिस को भी हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब हो गया, डीमन का हो गया, डॉकर डीमन कैन कम्युनिकेट विद डीमंस, डॉकर रजिस्ट्री हो गई, डॉकर हब इज लाइक अ गिट हब फॉर डॉकर इमेजेस, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप ये काम करें कि मेक एन अकाउंट और डॉकर हब, तो जिन्होंने नहीं किया वो अकाउंट बना लें। एक्सेस दिस डेस्कटॉप विंडोज, जैसे वो इंस्टॉल करने का था, गेट द डॉकर डेस्कटॉप, और ये बस आप इंश्योर कर लीजिएगा कि ये इंस्टॉल रिक्वायर्ड विंडोज कंपोनेंट फॉर WSL2। WSL2 will allow you to run this Docker mechanism on your Windows machine, ठीक है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले रीइंस्टॉल किया, तो उसमें तो नहीं पूछा उसने मुझसे, यही था। वो फिर आपके OS के कोई या फिर कोई फायरवॉल का कोई मसला होगा, जो ऑफिस के लैपटॉप्स हैं ना, उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ठीक है। The WSL2 Linux kernel is now installed using a separate MSI update package. हाँ, ये आई थिंक के आप विंडोज अपडेट कर लें, क्योंकि ये इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, और इससे ज्यादा आते हैं अगर हम हडूप लेवल पे जाए ना, कंटेनर ना हो तो कॉन्फ़िगरेशन के प्रॉब्लम्स होंगे। वो फिर आप अगर आप कहते हैं तो बीच में आप लोग कभी टाइम निकालें। अभी तो खैर मैं कमिट नहीं कर सकता, फिर वादा खिलाफी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वादा खिलाफी हो जाती है मुझसे। तो ऑनलाइन मुझसे पूछ लें, व्हाट्सएप पे पूछ लें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इस तरह तो हम बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जूम सेशन भी हो सकता है।
इंस्टॉलेशन सक्सीडेड एक्सेप्ट बार, ये तो सब बच्चों वाली चीजें हैं। डॉकर डेस्कटॉप विल ओपन, स्टार्ट द ट्यूटोरियल। अब ट्यूटोरियल के अंदर जो है ना वो ये चीज है, डॉकर रन, लेट मी सी कि अगर यहाँ पे ट्यूटोरियल हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं या कहाँ गया है? हाँ ये एक्चुअली यहाँ पर मैं देखना चाहता था सिंगल कंटेनर डेव एनवायरनमेंट। लेट मी जस्ट, अच्छा ये ऑलरेडी यही शेयर हुआ अभी तक। ओहो, हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन पहले हम एक थोड़ा सिंपल काम कर लेते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। लेट मी जस्ट रन दिस कमांड। तो अब आपके लिए आसान है कि आप कमांड लाइन के ऊपर जो है, ये आपने वो किया। अब ये जरा इसका मसला है कि मुझे बार बार ये चीजें शेयर करनी पड़ेगी। अब ये देखें, पहले जब भी आप उसको कहेंगे ना डॉकर रन, तो रन का मतलब वो कंटेनर चला देगा। और कुछ कंटेनर ऐसे हैं जो चल के बंद हो जाते हैं, और कुछ कंटेनर ऐसे जो बैकग्राउंड में चलते हैं। अब ये बेसिकली डाउनलोड कर रहा है, फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट नो, एल्पाइन आई थिंक इज द लिनक्स जो है वो उसका कंटेनर है। एल्पाइन लिनक्स, लिनक्स का फ्लेवर है ना एल्पाइन, है ना? तो ये उसको वो कर रहा है, क्लोनिंग इनटू गेटिंग। अब ये उसने उसको चला दिया। अब अगर मैं कहता हूँ डॉकर पीएस, हाँ एक सेकंड में जरा, अब ये एग्जिट हो गया, बस चल के एग्जिट हो गया ये अल्पाइन का जो डॉकर है। तो जब भी आप आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं, ये नहीं कि आप पहले इमेज डाउनलोड कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। आप ले कर सकते डॉकर रन मोंगो, डॉकर रन मोंगो डीबी। तो अगर इमेज नहीं है तो इमेज डाउनलोड करेगा, कंटेनर बनाएगा, उसको रन कर देगा। ठीक है, उसके आप आगे कमांड लाइन वगैरह होगी। तो ये डॉकर पीएस इज द लिस्ट, कंटेनर की लिस्ट कर दो। पीएस में वो कंटेनर नजर आएंगे जो अभी चल रहे हैं, और पीएस माइनस ए में सारे प्रीवियस हिस्टोरिकल नजर आएंगे। तो इसको मजीद अच्छे तरीके से देखने के लिए जो है ना वो आप यहाँ पे कंटेनर लिस्ट पे देखें। तो अब आपके पास ये रेपो एक आई हुई है, ठीक है, और इसके साथ आपके पास मुख्तलिफ वो हैं। स्टार्ट करना है, इसको स्टार्ट कर दे। हाँ वो असल में स्टार्ट होकर ना एग्जिट हो जाता है, क्योंकि इस कंटेनर को मैं अभी परमानेंटली चला नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो वो एग्जिट ही रहेगा। इमेज एक डाउनलोड हुआ है, वो ये वाला है, वो इन यूज है अभी ना, जब तक कि मैं इस इमेज को डिलीट नहीं कर सकता। तो अगर आप इमेज डिलीट करना चाहें आप वहां से कर दें, और आप आपके लिए आसानी है कि उन्होंने कमांड लाइन बना ली, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। हाँ ये देखें ना कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए कि पहले हम कंटेनर जो है ना उसको हम खत्म। अब देखें उसने वॉल्यूम खुद ब खुद बना दी है। अब इस वॉल्यूम के अंदर क्या होगा कि आई कैन लॉग इन टू दिस वॉल्यूम। ये वॉल्यूम के अंदर ये चीजें मैं डबल क्लिक करता चला जाऊँ। अब ये जितनी भी लॉग्स होंगी ना, जब एक इमेज रन कर रहा है तो उसकी सारी लॉग्स वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। लॉग फाइल तो चाहिए होती है ना कि किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है। दोज ऑफ यू जो कि आप डेवलप करते हैं, अब ये फेटल वेटल कुछ बता रहा है कि अभी आपने डिलीट करने की उसको कोशिश की थी, ये इंस्पेक्शन है, ये उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स है, अभी तो खैर उसको चलाया ही नहीं है तो उसमें इतना कोई खास है नहीं। तो ये वॉल्यूम के अंदर इस तरह की चीजें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज स्पेसिफिकली अपने एप्लीकेशन के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं तो अपनी वॉल्यूम बना लें। ये तो देखें ना, इस वॉल्यूम की तो हमें समझ ही नहीं आएगी, इतना नाम भी बड़ा सा है, इसको आप कैसे रेफर करेंगे या कैसे पहचानेंगे। तो क्रिएट योर ओन वॉल्यूम, ये उसमें ये चीज आ जाएगी। तो अब मैं आई कैन डिलीट दिस कंटेनर, उसकी अभी इतनी जरूरत नहीं है। अब मैं इमेज को आराम से जाके ना डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो रिमूव हो गई, और अब जो वॉल्यूम है उसको भी आप रिमूव कर दें, क्योंकि अब इमेज चल नहीं रहा तो वो आराम से जो है रिमूव हो जाएगा। एरर आपका रेड में आएगा, ग्रीन में आपकी सक्सेस की सारी वो आ जाएंगी। ठीक है, दूसरी जो कमांड थी ये ट्यूटोरियल है, इसमें एंड में डॉट आ रहा है, तो लेट मी जस्ट, ये भी मेरा ख्याल में आएगा उसके अंदर ना। सॉरी, अच्छा नहीं, ये सीडी किस तरह आ रहा है यार? अच्छा वो मैंने डिलीट कर दिया ना, गेटिंग स्टार्टेड, सॉरी यार।
मैंने बड़े आराम से सब कुछ डिलीट कर दिया। I'll just pull it again, और दोबारा पुल करेगा। सीडी वाली कमांड कहाँ गई है? नहीं, ये दिस इज समथिंग, एक मिनट है। हाँ, ये अभी ले नहीं रहा है उसको। Let me just get back here. ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। ये असल में ये चीज ना शुरू में जब आप लॉन्च करते हैं ना इसको, उस वक्त वो ट्यूटोरियल आता है, ठीक है, वो चीज बेसिकली चल रही है, ये ट्यूटोरियल है। तो ट्यूटोरियल को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए वी विल हैव दिस docker getting started, docker run -d -p, आई थिंक ये यहाँ पे था 8080। हाँ, ये कुछ सॉरी अबाउट दैट स्टार्टेड है। जब आप पहली दफा उसको करेंगे ना तो ये उसमें वो चलेगा, क्या कहते हैं, when you start the application for the first time, तो ये जो शुरू की कुछ कमांड्स हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, सॉरी इसको हमने पुल किया, ये डाउनलोड न्यूअर इमेज हो गया गेटिंग स्टार्टेड का। अब आई थिंक हमें इस पे जाना चाहिए, ये क्विजिकल एलगमाल, अब इस तरह के ही नाम आएंगे, ठीक है। तो आप इनके इस पे भी कर सकते हैं, और अब उसका गेटिंग स्टार्टेड का इमेज मैंने डाउनलोड किया है। बाकी अल्पाइन गिट वाला जो है ना, वो शुरू में जब आप बिल्कुल जब पहली दफा चलाते हैं ना, तो वो आपको कहता है ट्राई आउट अ फ्यू थिंग्स, तो ये मैंने वहां से डाउनलोड किया हुआ है। लेकिन अपनी इन्वायरमेंट में वो चलाता है उसको, यानी आप फॉरवर्ड बटन दबाएंगे तो वो कोड को कॉपी करके अपनी इन्वायरमेंट में कर देगा। यहाँ पे वो नहीं चल रहा है, उसको आप रहने दीजिएगा, ये गेटिंग स्टार्टेड वाली कमांड डाल दीजिएगा उसमें। तो बहरहाल ये उसने नया इमेज डाउनलोड किया, ये आपका ट्यूटोरियल है जो कि आपको करना है, ये उसकी वॉल्यूम बनी है। ये कंटेनर, अब इसके अंदर अगर आप कहें इसको ओपन इन ब्राउजर, क्योंकि ये लोकल होस्ट पे एक एप्लीकेशन पूरी चल रही है जो पूरा ट्यूटोरियल है, तो ये अब आपकी लोकल होस्ट के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल चल रहा है, कंटेनर के अंदर चल रहा है। सही है, समझ में आ रही बात की? दिस इज रनिंग इनसाइड द कंटेनर। तो इसकी कुछ आपको वो करना पड़ेगा। तो अब ये कमांड है -d का मतलब है कि उसको बैकग्राउंड में चलाओ डिटैच्ड मोड के अंदर। -p का मतलब पोर्ट, तो एवरी डॉकर कंटेनर हैज अ पोर्ट। तो कंटेनर एक होस्ट की पोर्ट होती है और एक कंटेनर की पोर्ट होती है, तो दोनों स्पेसिफाई करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने इस डेस्कटॉप से डॉकर कंटेनर से बातचीत भी तो करनी है ना। तो पोर्ट टू पोर्ट, तो 88 दोनों की पोर्ट मैंने 80 इस्तेमाल की है, तो मेरी पोर्ट उसकी डॉकर की पोर्ट पे मैप हो जाएगी, ताकि मैं फिर आपस में पोर्ट्स के थ्रू कम्युनिकेट, नेटवर्क के तो बेसिक नॉलेज यही है कि आई हैव टू कम्युनिकेट, दो पीसीज के आपस में कम्युनिकेशन पोर्ट्स पे होती है। इवन वेब सर्वर से जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप पोर्ट्स पे कनेक्ट करते हैं, जाकर आप पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करते हैं तो वो कनेक्ट कर लेता है। तो ज्यादातर यही 8080 और इस तरह की चीजें होती हैं। हडूप में जो वेब सर्वर चलता है ना, नेम नोड, उसकी पोर्ट के 90075 इस तरह करके कुछ होती है, वो फिर हम बाद में देख लेंगे क्या तरतीब है, ठीक है। ये डॉकर डैशबोर्ड ये हम देख चुके हैं, हमारा वो क्विजिकल जो भी है। कंटेनर का वीडियो देखनी हो तो या वीडियो देख लीजिएगा, कंटेनर इमेज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और फिर ये पूरी एक एप्लीकेशन है जो कि इसी के ऊपर चल रही है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है। ये आप एक टू डू लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो ये उसकी पूरी एप्लीकेशन है। इसको अभी देखते हैं, मैं पहले ये चीज खत्म कर लूं जो, अच्छा ये अभी तक उसी पे ये कोई ऑप्शन होती है जिसमें वो साथ साथ शेयर चेंज होता है? हाँ, वो तो शो करेगा। हाँ, कहाँ पर है वो ऑप्शन? अच्छा, फिर हाँ चले, खैर है, कोई मसला नहीं है। सो ये है और ये चीज हो गया। अब ये कुछ इसको बिल्कुल ही चाइल्डिश किस्म की है डॉकर
रन हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये आपका क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड का कंटेनर एक बनाया उन्होंने, तो उसको जाहिर सी बात है डाउनलोड कर लेगा। नो सॉरी बोल रहा है, सो हेलो वर्ल्ड वो करेगा, तो हेलो वर्ल्ड उसके बाद वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इट्स अ वेरी चाइल्डिश थिंग टू डू, पुलिंग एफएस लेयर प्रॉब्ली वो फाइल सिस्टम लेयर होगी, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड जो कि आपका चलेगा। हेलो वर्ल्ड से जा करते तो यहाँ पर उसने कहीं लिख दिया होगा हेलो फ्रॉम डॉकर, ठीक है, ये आपके कंटेनर के अंदर उसने हेलो वर्ल्ड कर दिया, अब कंटेनर चल नहीं रहा होगा, बस उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, उसका यही काम था। तो ये जो कंटेनर चल रहा है ना, गेटिंग स्टार्टेड का चल रहा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड का जो कंटेनर है वो स्टॉप हो गया होगा, और उसका नाम क्या है, इलॉक्वेंट लेविट, जो कि 19 सेकंड पहले किया है, ठीक है, तो वो कंटेनर आपका बंद हो गया है। अच्छा, इसी तरह ये वेल से वाला एक है, काओ से बू, जो भी आपने करवाना है वो एक वेल आ जाती है, डॉकर का साइन जो है ना वो है क्या कहते हैं, तो ये वेल से वाला भी जस्ट ये सिर्फ एक चीजों को स्टार्ट करने के लिए है, तो वो एक वेल आ जाएगी जो कि वो कैरी होगी। ये एनजिंक्स का है, डॉकर रन एनजिंक्स डाउनलोड करेगा और उस पर वो कंटेनर डॉकर पीएस वगैरह PS-A मैं बता चुका हूँ। स्टॉप करना हो तो आप तो डॉकर से ही करेंगे, डेस्कटॉप से ना, रिमूव वगैरह, लेकिन अगर आप वैसे करना चाहें RM नेम के साथ ID के साथ वो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डॉकर बड़ा है, 65 MB का है। जी अस्सलाम वालेकुम।